18 अगस्त 1945 टुराने से एक बॉम्बर विमान दोपहर 2 बजे ताइहोकू एयरपोर्ट पर उतरता है, ईंधन भरवाता है और फिर रशिया के लिए वो टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में वो प्लेन क्रैश हो जाता है। कोर्ट के ऑर्डर में है कि प्लेन क्रैश की कहानी बोली जाती है, लेकिन उसका एविडेंस जो है बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, स्केची है। सुभाष बोस की डेड बॉडी नहीं है, ठीक है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है। सिर्फ एविडेंस यही है कि वो लोग कह रहे हैं, खासकर हबीबुर रहमान कह रहा है। सारी बात जो बोली गई है कि प्लेन क्रैश ताइवान में हुआ है, उसमें शिडेई मर गया, सुभाष बोस मर गए, ये सब मौखिक तौर पे कहा जा रहा है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जहाँ जहाँ सुभाष बोस की मूवमेंट हो रही है जापानी ने सब रिकॉर्ड जला दिए। अगर आपके कपड़ों में अगर आपने किसी जलते आदमी को आपने बुझाया तो थोड़ा जलने का निशान होना चाहिए, वो निशान नहीं है। तो लोगों ने ऐसी 50 चीज़ें काउंटर की। फिर उन्होंने से एक घड़ी ला के उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि ये घड़ी सुभाष बोस की घड़ी है करके। तो बाद में लोगों ने पकड़ लिया कि नेताजी तो कभी ऐसी घड़ी पहनते थे, चौरस घड़ी, वो तो गोल पहनते, उनकी माँ ने घड़ी दी थी गोल घड़ी, उनकी सारी फोटो में गोल घड़ी है। 2 साल बाद भारत आज़ाद हो जाता है, 47 में ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है, आज़ाद नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। तो जब पंडित जी का स्टेटमेंट आता है खासकर 46 अक्टूबर में, उसके बाद से भारत सरकार का ये स्टैंड हो गया कि सुभाष बोस मर गए। वो स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ से चेंज नहीं कर पाई। 47 में आज़ाद होने के बाद, भारत के आज़ाद होने के बाद में लोगों ने डिमांड उठानी शुरू करी कि सुभाष बोस की डेथ की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो अंग्रेजों ने किया हम उसको नहीं मानते। और दूसरा, इनका फोटो पार्लियामेंट में लगना चाहिए। तो फोटो इन्होंने नहीं लगाया सुभाष बोस का, वो लगा जाके 1978 में। खासकर सरकारी रिकॉर्ड में ये दिखाना कैबिनेट के नोट्स में कि भारत सरकार ने कमीशन कमेटी बनाई है, वो सरासर झूठ है। इनकी कनपटी बंदूक टिकाई गई थी, तब इन्होंने कमीशन कमेटी बनाई। आज के टाइम पे होता क्या है कि आप जो कई लोग जो हमसे एग्री नहीं करते, बहुत अलग लोग हैं, वो ऐसे डींगे हाँकते हैं। जैसे नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था तो ये लोग वहाँ पे आईफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि बड़ा क्लियर कट एविडेंस है। कांग्रेस की सरकार जब पावर में आई 2004 में, किसी को उम्मीद नहीं थी पावर में आ जाएंगे। जैसी पावर में तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। वही इमरजेंसी वाला टाइप लोग हैं लोग। तो अभी आजकल तो बहुत डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं। जिसने वो दौर जिया उसको पता है कि ये लोग कितने डेमोक्रेट हैं, आपको मालूम चल जाएगा पावर में आम जाए एक बार। अभी धमके दे रहे हैं ना पब्लिक में कि हम जब पावर में आएंगे छोड़ेंगे। यू टेक इट वेरी सीरियसली। डेथ मिस्ट्री है, इसको राज बनाए रखने के पीछे के राजनीतिक कारण क्या है? सुभाष बोस रूस में थे, ये पता लगाने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या मैं जेएनयू में जाऊँ, किसी प्रोफेसर से बात करूँ? पागल थोड़ी ना मैं कोई। मैं जाके बात करूँगा, मैं अपने लोगों से, इंटेलिजेंस के लोगों में, रॉ वालों लोगों से बात करूँगा, आईबी के लोगों से बातचीत करूँगा। प्रोफेसर कहाँ से आ गए इस केस के अंदर? तो सारी कहानी सीक्रेट कहानी है। जेएनयू का प्रोफेसर वो बैठ करके उसको बता रहा है कि इंग्लैंड का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को लिख रहा है वो गलत है और मैं ठीक हूँ। अरे तेरे जैसे 50, तू अभी यहाँ जा ब्रिटिश हाई कमीशन में, वो जो लाइन लगती है ना वीज़ा लेने की, वहाँ पे सिर झुका के तेरे से 50 प्रोफेसर मिल जाएंगे। तुम्हारे जैसे 1000 प्रोफेसर वहाँ पे घूम रहेंगे सड़कों पे वहाँ पे कि बाबू हमको छोटी मोटी नौकरी दे दो। तुम हो कौन? हु आर यू? नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 18 अगस्त 1945 टुराने से एक बॉम्बर विमान दोपहर 2 बजे ताइहोकू एयरपोर्ट पर उतरता है, ईंधन भरवाता है और फिर रशिया के लिए वो टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में वो प्लेन क्रैश हो जाता है। उसके अंदर सवार 11 लोगों में से एक शख्स अधजली अवस्था में बाहर निकलता है और अपने साथी से बोलता है कि शायद अब मैं ना बच पाऊं, लेकिन लौट कर देश को ये बताना कि मैंने भारत को आज़ाद कराने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। अब तक आप समझ गए होंगे, हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की और 18 अगस्त 1945 की उस घटना की जो आधिकारिक तौर पर बताई जाती है कि सुभाष चंद्र बोस जी की उस दिन मृत्यु हुई थी। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस पे आज भी चर्चा होती है, कई तरह की बहस भी छिड़ती है और आज टू द पॉइंट हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि हर साल 18 अगस्त को कोई पुण्यतिथि मनाता है, लेकिन कई लोग हैं जो आज भी ये मानते हैं कि उस दिन 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस जी का हादसा हकीकत नहीं थी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लेखक अनुज धर जी। इनसे बेहतर कौन बता सकता है? अनुज धर जी, आपने 4 किताबें लिखी हैं, कई शोध लिखे हैं और सुभाष चंद्र बोस जी पे तो आपने, जितना मुझे लगता है, आप जीते हैं इस टॉपिक को। विषय यही है क्योंकि जो बातें आधिकारिक तौर पर बताई जाती हैं, आपका शोध जो है वो कुछ और बताता है। 18 अगस्त की जिस घटना का मैंने जिक्र किया, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, वैसा नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले कि एक जो आपने जो रूपरेखा इसकी बांधी है बहुत अच्छी, लेकिन उसमें एक कॉन्टेक्स्ट हमें समझना पड़े कि जब भी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्ति हो, बड़े आदमी हो, सडनली उनकी डेथ हो जाए या गायब हो जाए, तो एक नेचुरल क्यूरोसिटी होती है कि उनके जानने के बारे में क्या हुआ, उसके पीछे कोई हादसा हुआ तो कोई कंस्पिरेसी तो नहीं थी, कुछ तो नहीं था। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है।
और लोग डिस्कशन करते हैं, और जब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो थ्योरियाँ लोग फ्लोट करते हैं अपने एप्रीहेंशन पर। और कई बार होता है कि लोग के एप्रीहेंशन जो उसकी अपनी थिंकिंग है उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे ये सच्चाई है, मेरा बिलीफ है, लेकिन लोग मानते हैं कि इसका बिलीफ है तो सच होगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया में बहुत सारे केस हुए हैं। मतलब मुझे नाम अभी याद नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, वो स्विमिंग करने गए, गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। उसको लेकर बहुत थ्योरियाँ हैं विदेशों में, देश में। तो ऐसे बहुत हमारे देश के अंदर दीनदयाल उपाध्याय का केस है, श्याम प्रसाद मुखर्जी वाला केस है, लाल बहादुर शास्त्री जी जिसकी मैं बातचीत करता हूँ, सुभाष बोस का केस है। ऐसे बहुत सारे केस दुनिया में हैं और इनको लेकर डिस्कशन, डिबेट। इवन राजीव गांधी असैसिनेशन केस के अंदर में लोगों को डिबेट्स हैं, डाउट्स हैं कि उसमें कुछ और एंगल भी थे। तो ये नेचुरल होता है। लेकिन इन सारे केसों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, दुनिया में शायद 2 ही एक अनोखे केस हैं। उसमें से एक अमेरिका में कैनेडी केस असैसिनेशन का, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस वाला, जहाँ पे सरकार या जो बोलती है वहाँ भी एक कमीशन बैठा था, वारन कमीशन, और जो उसने बोला वहाँ की जनता ने उसे कभी नहीं माना। और अभी तक अमेरिका में उसको लेकर लड़ाई चल रही है। अभी भी वो इशू पॉलिटिकल वॉलेटाइल है। कुछ फाइलें हैं ट्रम्प साहब ने निकाली हैं, बची कुची, और भी कुछ बची हुई हैं। लोग कहते कैनेडी हैं के केस में तो बोलते डीप स्टेट जो भी है, मतलब वो रेलेवेंट है अमेरिका में वो, क्योंकि वही ये जितने केस मैं बात कर रहा हूँ, जैसे शास्त्री जी का केस हो गया या दीनदयाल उपाध्याय का हो गया, ये थोड़े टाइम के लिए उठा लेकिन बैठ गया। लेकिन सुभाष बोस और कैनेडी वाले केस लगातार चलते आ रहे हैं, लगातार उसमें थ्योरीज आ रही हैं, लगातार किताबें आ रही हैं, लगातार इंक्वायरी होती है। कम से कम 2 बार इंक्वायरी अमेरिका में हो गई। सुभाष बोस वाला केस उससे भी ज़बरदस्त है कि हाँ, तो एक के बाद इतनी इंक्वायरी हो रही है। और ये अपने आप में बड़ा विचित्र है कि इस देश में हमारे यहाँ पे खासकर जो हिंदू कम्युनिटी है उसको हिस्ट्री की सेंस ज़्यादा नहीं, हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। कई मायनों में बहुत अच्छी बात है, हम आपको याद रखने का फ़ायदा नहीं है, पुरानी बात है, जो गया तो गया, क्या करना हो, खासकर दुर्घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन जैसे कि 47 में इस देश में जो हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, जिस तरीके से लोग मारे गए थे, खासकर लेडीज़ को जैसे मारा गया था, वो इतनी भयानक घटनाएं घटी। 10 लाख लोग बताते हैं मार दिए गए। 48 तक आते आते लोगों को कुछ याद नहीं रहा था। आज के दिन में लोगों को मनमोहन सिंह याद नहीं है, मनमोहन सिंह की कोई बात नहीं करता, 10 साल तक प्रधानमंत्री देश के रहे। तो जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, 1941 में आखिरी बार भारत में देखे गए थे। तो आदमी 80-90 साल से इस देश में है ही नहीं। उसके बारे में बातचीत सरकार नहीं करती है। सरकार नहीं करती है तो मीडिया में जिक्र नहीं आता। पुराने ज़माने में जो आप जाएंगे 50, 60, 70s में, ये जो मुद्दा आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, ये तो पांजन्य और ऑर्गेनाइजर में छपता था। कोई टाइम्स ऑफ इंडिया तो नहीं खबर को छापता था कि सुभाष बोस की डेथ की मिस्ट्री है कि नहीं है, ना कोई और खबर छापेगा। और इनफैक्ट आपके वही हाल अमेरिका में था कि कैनेडी असैसिनेशन की थ्योरी जो निकलती थी, या जो उसमें कैरेक्टर था जिम गैरिसन, उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी सपोर्ट नहीं मिला। वो तो बाद में अब बवाल मच गया कि अब मेन स्ट्रीम को कवर करना पड़ रहा है। तो ये इशू कवर था नहीं, मेन स्ट्रीम में कहीं था नहीं। लेकिन पता नहीं क्या बात है, इतने दशक बीत गए, जिस देश के लोग 5-5 साल में 2 साल पहले की चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं 5 साल बाद। इतने लंबे दौर के बाद आपने बात की 1945 में प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बारे में लोग आज के दिन में याद करें, बातचीत करें, डिस्कशन करें। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं जहाँ जाता हूँ अपने लेक्चर देने के लिए वगैरह, खासकर यंग लड़के लड़कियों उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो भी मेरे कहाँ टॉक जैसे हुआ, IITs में हुए मेरे लेक्चर्स, उन जगह पे फ़ॉरेन में, अमेरिका में MIT में हुआ, और जगह हुआ, कि बहुत पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ, और वो ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिनकी सपना लोग देखते हैं, उनको भी इस केस में इंटरेस्ट है, बातचीत करते हैं कि ये है। तो ये कुछ ना कुछ तो खास बात है। तो ये बहुत अनोखा केस है, दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है। कैनेडी केस बहुत क्लोज आता है इसके, लेकिन इतनी बड़ा केस हो, इतना पुराना हो, उस पर इतनी इंक्वायरी बैठ जाए, उस पर इतनी दुनिया जहान भर की रिपोर्टें इंटेलिजेंस की निकलना है, तो ये तो अपने आप में कोई और इस केस का दूर दूर तक कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। तो एक बहुत अजीब सी कहानी है। और ये आज के ज़माने में जिस समय में आप हमें बातचीत कर रहे हैं, एक तो खुलेपन का ज़माना आ गया, इंटरनेट आ गया, मीडिया पहले ऐसा नहीं था, मीडिया बहुत बदल गया, मीडिया का स्वरूप चेंज हो गया। पहले TV चैनल बहुत स्ट्रांग हो गए थे पहले से, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त इस चीज़ को फ़ायदा है कि शायद इस बात को पहले करना समझाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज के ज़माने में ये बातें बहुत लोग समझ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और खासकर मतलब कि यंग लड़के लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट है। उससे ये है मुद्दा जो है रीबूट फिर से हो गया, और वो रीबूट होने में मेरा और मेरे दोस्तों का हाथ है। और वही टॉपिकलिटी है कि बोल रही हूँ, जब आपने इस काम पे रिसर्च शुरू की थी अर्ली 2000 में, तो आप भी यंग थे, और उस समय आपके लिए भी वही उतना ही इंटरेस्ट था जितना अब आज आप जिन यंगस्टर्स को देखते हैं उनके लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी देश में आम जनता के लिए, हम अगर राजनीतिक या नज़रिए से देखें, सरकारों के लिहाज से देखें तो वो बात अलग है, उसमें हम अलग चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अगर देश की जनता के हिसाब से देखें तो पीढ़ियां बदल गई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर लोगों की जिज्ञासा
और उनकी इंटरेस्ट हाँ बहुत उनकी था। अभी तक बनी हुई है। इसलिए जब ये बात आधिकारिक रिकॉर्ड वाली जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में कही, जब ये बात उठती है तो सवाल आज भी बने हुए हैं कि सच क्या है। वो सवाल इसलिए बने, एक तो पहला कि लोग मेरी किताबें नहीं पढ़ते तो किताबों हमने सारा क्लियर कर दिया। दूसरा ये कि वो टॉपिक इतना लॉन्ग एंड वाइंडिंग है कि आप मान लीजिए कि हम बात करें किसी रीसेंट केस की, मर्डर की या किसी और की, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो हर एक व्यक्ति को मोटा मोटा सब बातें पता है कि एक पाकिस्तान में मुनीर साहब हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया फील्ड मार्शल ने, ठीक है, यहाँ हमारे मोदी जी हैं, यहाँ हमारे दोवल साहब हैं, यहाँ पे और लोग हैं। तो एक आपको मोटा मोटा सारे प्लेयर्स मालूम है, आपको एक आइडिया है पूरा केस क्या है। किसी भी व्यक्ति के लिए, एक्सपर्ट के लिए उस पर आकर के एक पॉडकास्ट करना उस लेवल में आसान है कि रीसेंट इवेंट है, रीसेंट करेक्टर्स है, रीसेंट प्लेयर्स हैं। सुभाष बोस वाली कहानी का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये शुरुआत हो रही है सन 45 से, और ये करते 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 यहाँ तक आ रही है। इसके बीच में मतलब जैसे महाभारत है, इसमें अलग अलग अध्याय हैं, इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसमें अलग अलग लोग हैं, और उन लोगों का नाम तक नहीं पता। तो मेरे को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मुझे फिर वो सवाल जो पूछता है तो सवालों के आंसर मुझे लंबे देने पड़ते हैं। जब टीवी का जो टाइम था, अपने जो अपने टीवी चैनल्स का जो जोर था, आजकल तो पॉडकास्ट का जोर है, तो वहाँ मेरे लिए मुझे मिला स्पेस, लेकिन प्रॉब्लम होती थी कि एंकर लिमिटेड स्पेस की मुझे 2 मिनट में बाइट देनी, तो बाइट में ये समझाना मुश्किल है। लेकिन ये कि आप पॉडकास्ट के जरिए से आप उसकी परतों को खोल सकते हैं और बताना जरूरी है कि ये पहले घटनाक्रम क्या था और वहाँ पे कौन लोग थे, उनका मतलब क्या था, उनके लिंकेजेस क्या थे। तो जब आप इस पूरी को परतें खोलते हैं तब लोगों को आनंद आना शुरू होता है। तो ये पूरी कहानी जो आपने बोला कि आधिकारिक तौर पे जो बोला गया है, उसमें उसके सोचने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन भारत सरकार ने झूठ बोला है इस पर। उनको नोइंगली उन्होंने, मेरा ये मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, हमने साबित किया हुआ है। उसका सोचने के अलग तरीके हैं। जैसे मैं आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको मैं एक दूँ आपको, उसका वो ही हो सकता है कि आज से 30-35 साल पहले 1997 आने वाला था। तो 1997 ईयर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे देश के लिए, क्योंकि सुभाष बोस के 100 साल पूरे होने वाले थे, और उसी ईयर हमारा देश का 50 साल आज़ादी के बाद का था। तो देश में एक नेताजी को लेकर के एक बहुत बड़ी एक मतलब इंटरेस्ट पैदा होगा लोगों में, लोग बातचीत कर रहे, बिकॉज पेट्रियाटिक खबर हो गया, देश की आज़ादी के 50 साल, नेताजी के 100 साल हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने पड़े, उनकी मूर्ति पार्लियामेंट हाउस के अंदर लगाई गई और वटेवर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में करते करते उस ज़माने में रक्षा मंत्री जो थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अनविटिंगली का स्टेटमेंट दिया कि नेताजी की अस्थियाँ, कहते हैं प्लेन क्रश हुआ था ताइवान में, उसकी उनकी अस्थियाँ पड़ी हैं जापान में, तो अस्थियाँ मैं लेकर के आऊँगा। तो ऐसा उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दिया उन्होंने। तो वो स्टेटमेंट लेकर के किसी बंधु ने कलकत्ता हाई कोर्ट में PIL लगा दी। PIL लगाने के बाद में हुआ क्या कि जो वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, प्रभाशंकर मिश्रा जी को केस में इंटरेस्ट पैदा हो गया। और देखिए होता है कि ना, आजकल आपको खुद पता है, आप TV चैनल्स को जानते हैं कि स्पिन डॉक्टर्स आते हैं एंकर्स के साथ डिस्कशन करने के लिए। हर एक चैनल में 5-7 लोग होते हैं, और वो लोग एक्सपर्ट होते हैं बोलने के, और उनको दूसरे पर अटैक करना आता है, अच्छा हिट करना आता है, इसलिए वहाँ बैठे हुए। तो स्पिन डॉक्टरिंग करना उनको पता है कि चीज़ों को घुमाना फिराना, इसीलिए शायद आजकल चैनल के डिस्कशन में कोई कंक्लूजन निकलता नहीं। लेकिन ये स्पिन डॉक्टरिंग आप कोर्ट में नहीं कर सकते, खासकर अगर जज को केस में इंटरेस्ट है। तो जज ने भारत सरकार के वकील को घेर लिया कि तुम्हारा स्टैंड क्या, तुम बताओ इस बात पे। तो भारत सरकार का, ये आपको मैं पहला बता रहा हूँ सीधा सपाट इसका आपका आंसर, कि मैं जो कह रहा हूँ क्यों ठीक है। भारत सरकार के वकील ने वहाँ एडमिट किया, ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के ऑर्डर में है, कि प्लेन क्रैश की कहानी बोली जाती है, लेकिन उसका एविडेंस जो है बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है, स्केची है। कोर्ट ने बोला आप खुद मान रहे हो कि प्रॉब्लम है तो इंक्वायरी करवाओ। तो भारत सरकार का एक बड़ा प्रॉब्लम इस केस में निकल के आ रहा है कि ये लोग पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, मीडिया में कुछ बोलते हैं, और कोर्ट में कुछ और बोलते हैं। तो जब तक आप इन पूरी चीज़ों का ना देख लें, और गवर्नमेंट की फाइलें पहले अवेलेबल नहीं, तब तो फाइलें हम लोगों ने बाहर निकलवा दी हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सरकार एक भाषा में बात नहीं कर रही। किस सरकार के अभी जो लेटेस्ट स्टैंड गवर्नमेंट का ये है कि 2017 में कुछ डिबेट हुई थी, और सरकार ने ये आंसर दिया है कि पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने ये फैसला लिया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई है, तो ये स्टैंड हमारा है। लेकिन कोई अगर नया इनपुट आएगा तो उसके लिए हम खुले हुए हैं। नया इनपुट की अगर बात करें तो मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट तो वो रिजेक्ट करके ही उन्होंने, जो मुखर्जी कमीशन जो बना था उस पर हम भी आएंगे, लेकिन उसको पिछली सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, वो मर गए प्लेन क्रैश में। तो ये सरकार, अभी सरकार जो मोदी सरकार कहती है कि हम जो स्टैंड, हमारा स्टैंड है वो वही स्टैंड है जो पिछली सरकार का था, लेकिन कोई नया इनपुट आएगा तो हम लोग उसके लिए ओपन है। इसका मतलब उन्होंने भी रास्ता खुला छोड़ा। इनफैक्ट पार्लियामेंट में डिबेट हुई तो डिप्टी होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हमको नहीं मालूम सुभाष बोस कैसे मरे।
इनफैक्ट उनकी स्टेटमेंट जो है रिजिजू जी की बिल्कुल खिलाफ जा रही है इस पूरी स्टेटमेंट के। तो यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने अभी भी रास्ता खुला हुआ है, तो कन्फ्यूजन गवर्नमेंट के लेवल पे है। तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेकर नहीं बोल सकते। सरकार ने कोर्ट में कुछ बोला है, कमीशन में कुछ बोला है, और पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, और मीडिया में कुछ और बोलते हैं। तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया, वो डेलिब्रेट है, और कई बार कन्फ्यूजन खुद भी डेवलप होती है, लेकिन बेसिकली डेलिब्रेट है कि सरकार को मालूम है कि वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में। एक बात बताइए, इनपुट का जैसे सरकार ने एक रास्ता खुला रखा, आपने जैसे बोला कि अगर कुछ नया इनपुट हाँ, आता हम है तो लेंगे, हम बात करेंगे। आपने इतनी रिसर्च की है, और जो आपके इनपुट्स हैं वो भी तथ्यों पर ही आधारित बिल्कुल है, तो आपको लगता है कि ये बात वहाँ तक पहुँचाई बात पहुँचाने की जरूरत थी। उनको पता है ना, आज इस समाज में रहते हैं कि चीज़ का ट्रैक होता है। आपको लगता है कि कोई नोट नहीं कर रहा होगा? जो IB के बंदे हमारे और क्या करते हैं बैठ करके, उनको पता नहीं किताबें मार्केट में आ रही हैं, पढ़ते नहीं है। सारी जगह जाके पॉडकास्ट हो रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बड़े बड़े लोग इस पर बोल रहे हैं। तो सरकार को पता नहीं है कि सरकार तो खुद पकड़ लेगी चीज़ों को। एक मुद्दा है वो बाद में करने की, इस देश में अगर एक मोहल्ले में कुत्ता भौंकेगा उसकी रिपोर्ट IB के पास जाती है, तो उनको नहीं मालूम ये दुनिया में खबर क्या चल रही है। तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन फीड करने के 1000 तरीके, उनके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है। हम लोग तो मिले हैं सब लोगों के साथ में, किससे नहीं मिले हम लोग? आपने बताया प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, रक्षा मंत्री से मिले हैं, सबसे मिल चुके हैं, सबको पता है इस केस के बारे में। प्राइवेट में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिससे मेरी बातचीत नहीं हुई है? पब्लिक में मिले हैं, तो ये गवर्नमेंट को पता है, वो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है, वो लेंगे। वो उसमें उनके सामने अड़चने हैं बहुत सारी, वो हम उस पर करेंगे डिस्कशन। तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो कब लेंगे हम, लेकिन उनको पता है, वो पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं, उनको पता होता है कि शहर में गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्ट तक उनके पास में जाती है, सरकार को सब मालूम होता है। लेकिन शुरुआत हम इसी से करते हैं कि वाकई में 45 में हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि 3 इस पर वो हुई है। एक शाहनवाज कमेटी बनी, खोसला कमीशन बना, मुखर्जी कमीशन बना, इतने कमीशन बन गए, कमेटी बन गई, राज पे सब पर्दा अभी भी बना हुआ है, उसको रहस्य बना के रखा गया है अभी तक। उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अभी जो आपने इसका जो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ये इंट्रोडक्शन शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ था। ये खबर, क्योंकि 18 अगस्त की जो बात हुई है, ये खबर 23 तारीख को भारत में फ्लैश हुई थी। तो 22 तारीख की शाम को जापानीज़ रेडियो ने अनाउंसमेंट किया कि सुभाष चंद्र बोस जापान सरकार से बात करने के लिए टोक्यो आ रहे थे, और रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया। और उस प्लेन क्रैश में ताइवान में सुभाष बोस मर गए, और साथ में एक जनरल शिडेई, एक बहुत बड़ा सीनियर जनरल था, उनकी डेथ हो गई। तो ये बात सरकार उन्होंने रिलीज़ करी 23 अगस्त, मतलब 22 तारीख की शाम को, मतलब घटना घटने के 4 दिन बाद। तो ये बिल्डअप ऐसे नहीं हुआ था। ये अभी हम लोग, ठीक है, लुकिंग बैक हम लोग बोल सकते हैं ऐसा हुआ था कि वो, लेकिन ये कहानी वहाँ से निकली। तो जब ये कहानी वहाँ से निकली, तो भारत में जब खबर अखबारों में छपी, तो लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। गांधी जी पूना में थे, गांधी जी दुखी हुए, पंडित जी रो पड़े थे पब्लिकली पत्रकारों के सामने, अबोटाबाद में थे, सारे देश में और क्या करेंगे लोग, हड़तालें हो गई, लोगों ने शटर बंद कर दिए, लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। सुभाष बोस की फैमिली में लोगों ने रोना शुरू, अब कोई डेथ की खबर अखबार में छप रही तो लोग रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो भारत के लोगों को तो कुछ नहीं मालूम था, वो तो मैंने कहा कि खबर आई और लोगों ने रोना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने, अमेरिकन ने पकड़ना शुरू किया, इसमें केस में गड़बड़ है। और वो पहली गड़बड़ पकड़ने वाला जो आदमी था, वो उस ज़माने में जो हमारा वॉइस रॉय था, जो भारत का उस ज़माने में पूरा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी आप उसको बोल दीजिए, आर्चिबाल्ड फील्ड मार्शल वेवल। तो वो फील्ड मार्शल ओरिजिनल था, ये नकली वाला नहीं जो बैठा पाकिस्तान में, ओरिजिनल प्रॉपर अंग्रेज फील्ड मार्शल साहब थे। तो वेवल ने अपनी डायरी में लिखा कि ये अंडरग्राउंड गया आदमी, मैं इसको नहीं मानता। क्योंकि देखिए, अगर सुभाष बोस की जो डेथ की कहानी आई है, जो जिस टाइम पे वो आई है, वो बड़े अजीब किस्म के सर्कमस्टेंसेस थे। जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ये 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था। तो सुभाष, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेसिकली 2 ब्लॉक थे, एक एक्सिस ब्लॉक और एक एलाइड ब्लॉक। तो एलाइड ब्लॉक में आपके इंग्लैंड, अमेरिका, भारत भी उसका हिस्सा था, और एक्सिस में आके जर्मनी, जापान, इटली, ये उसके ब्लॉक के साथ थे। जो एलाइड ब्लॉक था, वो भारत की इंडिपेंडेंस में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो इंडिया को दबा के बैठना चाहते थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में आपको एक्सिस ब्लॉक ने सपोर्ट करी है, जर्मनी ने सपोर्ट की, इटली ने सपोर्ट करी, और खासकर जापान ने। सुभाष बोस जापान के साथ, वो उनका जो जिस एरिया से वो ऑपरेट कर रहे थे साउथ एशिया में, वो जापान का कंट्रोल था। तो उस जापान के पर लड़ाई तो वो हार रहे थे पहले से, लेकिन जब एटम बम गिरते हैं, किसी को खबर नहीं, एकदम फटक, तो उनको सुभाष बोस को बताया गया, और 15 अगस्त को उन्होंने जापान ने सरेंडर अनाउंस कर दिया। और इसी कारण से हमको भारत में आज़ादी 15 अगस्त को मिली, कि 15 अगस्त को जापान की और सुभाष बोस की हार का दिन है, जानबूझ करके हमारे जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए ये दिन चूज़ किया गया। तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने अनाउंस किया कि हम सरेंडर कर देंगे। तो वो जब सरेंडर उन्होंने सुभाष बोस को बताया गया, तो उनके पास में ये क्वेश्चन था कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है, मुझे आगे क्या, मेरे उसकी कमांड पूरी आज़ाद हिंद सरकार के मुखिया थे,
उनकी कमांड या उनके डायरेक्टली उनके अंदर लाखों लोग उसमें इन्वॉल्व थे, खासकर बहुत सी लड़कियां फ्रीडम फाइटर थी, वो जो रानी झांसी वाली, उनका क्या होगा, लड़ाई ख़त्म हो गई या मार काट मचेगी, कुछ होगा, ये होगा, सरेंडर करना है, सरेंडर किसके साथ करना है, अलग से करें, तुम्हारे साथ में करें, ये हज़ार बातें करनी है डिस्कशन वाली। तो वो जो सर्कमस्टेंसेस जो वहाँ पे जो हुई थी, जो एक्चुअल में बाद में मालूम चली कि उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने पूछा जापानी से कि मैं क्या करूँ। उन्होंने जापानियों ने एक लेफ्टिनेंट जनरल लगा रखा था उनके साथ में जो लियाजन करता था। उसने कहा मुझे पता नहीं, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, ये तो हेड वो आपको जापान में बताना पड़ेगा, टोक्यो जाना पड़ेगा उसके लिए, हमारा कम्युनिकेशन टूट गया, तो ये हमें वहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहे हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कहानी बिल्डअप की, सुभाष बोस टोक्यो जा रहे थे, उनका एम ये था कि मैं टोक्यो जाऊँगा, टोक्यो में जाकर के जापान की जो टॉप लेवल के लोग हैं उनसे डिस्कशन करके फिर कैसे आईएनए और भारत आज़ादी सरकार कहाँ सरेंडर करना है, क्या करना है और सब कुछ करना है, वो सारी मोडालिटीज़ वो डिस्कस करके वापस आ जाऊँगा वहीं सिंगापुर के आसपास में, और फिर हम ये एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में ये हुआ, तो उसमें फिर ये जब इन्होंने खबर इनको लगी अंग्रेज़ों को कि ये खबर है, तो उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं मानते कि अगर ये आदमी 18 अगस्त को नहीं मरता तो 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया, इसका मतलब अगले 5-7 दिन में अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ने वाले थे वो। तो अगर सुभाष बोस की डेथ 18 अगस्त को नहीं होती तो अगले 7-8 दिन में अंग्रेज उनको पकड़ते थे, और उनको मालूम था सुभाष बोस को ये मुझे मार देंगे, क्योंकि भारत में ये पीछे खबरें भी निकल के आई हैं, इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड निकले हैं। किसी आयरिश हिस्टोरियन ने निकाला था कि जब सुभाष बोस 1941 में जब देश छोड़ के गए थे जर्मनी की तरफ को, रशिया से निकल करके, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस को हुक्म था इनको मार दो। तो उन्होंने ये हुक्म किसी और इंडियन फ्रीडम फाइटर के लिए कभी नहीं किया कि उसको मार दो, उस आदमी को छोड़ो मत, क्योंकि उनको इतना खतरा था, उस आदमी से रिस्क था। तो जिस आदमी से आपको इतना ज़्यादा रिस्क है, जिसके मारने के आपने ऑर्डर दे रखे हैं, और जैसे ही आपका टाइम आया कि इसको पकड़ने का टाइम आ गया, सडनली उसकी डेथ की खबर है, तो आपको इंट्यूशन हो कि ये खबर ठीक नहीं है, और ये 4 दिन का डिले किस बात का है। आपकी कंट्री में 2 एटम बम गिर चुके हैं, आपने सरेंडर कर दिया, वो आदमी 18 का उसको प्रियंका मार रहा है, तुम खबर लीक कर रहे हो 22 तारीख की शाम को, ये क्या मजाक है। उसने कहा नहीं, इंक्वायरी करो उसकी। तो वॉयसरॉय ने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, और वो इंक्वायरी में हुआ कि वहाँ मल्टीपल इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा थिएटर था, है ना, उसमें अलग अलग है, उसमें पहले अमेरिकन आए, फिर इसमें भी अलग अलग मिलिट्री के अलग अलग विंग थे, ये थे वो थे। तो करते 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 जो बिल्डअप हुआ उसमें करते करते उसमें आखिर में जाकर के एक कंबाइंड सेक्शन बन जाता है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली में। और वो कंबाइंड सेक्शन जो था उसका काम था इस सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी को ट्रैक करना और उस पर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस पर डिसीजन लेना। उसके मुखिया थे डब्ल्यू मैकराइट, जो आईबी के नंबर 2 थे, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर जुड़ गए, जैसे उसमें राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ जो थे पंजाब सीआईडी के थे, लेकिन उस टाइम पे मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर वो डेपुटेशन पे थे। उसमें पीएस फिनी था जो बंगाल पुलिस का चीफ था, आईबी का डेप्यूटी डायरेक्टर था। ये सब लोग जो उसमें जुड़े थे वो सारे के सारे डोमेन एक्सपर्ट थे, जिनको सिग्नल्स का इंटरसेप्शन करना हो, लोगों को मारपीट करके वो गुलवाना हो। जैसे बद्रीनाथ जी ने बहुत लोगों को उनके मुंह से चीज़ें खुलवाई हैं। 41 में सुभाष बोस जब एस्केप किए दिल्ली कलकत्ता से, वो ब्रेक करने वाली स्टोरी भी बद्रीनाथ साहब थे। बाद में उन्होंने आईबी ज्वाइन कर ली, बाद में वो डीजीपी थे अपने जम्मू कश्मीर पुलिस के, इसके नरगिस के कज़न भी थे। तो ये इस तरह के लोग जिनको एक्सपर्टीज़ है, जो सुभाष बोस को चेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, उनकी पूरी एक टीम बनाई गई अलग अलग लोगों की। और वो टीम जो है, जो रिपोर्टें आ रही हैं और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सारी कंबाइंड सेक्शन पे जानी शुरू हो गई। तो जब इन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट करी, और ये रिपोर्टें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छुपा कर रखी हुई थी, तो ये तो बाद में जाके मालूम चल रहा है कि ये कहानी क्या हुई। तो उसमें फिर उनको मालूम चला कि जब उन्होंने इंक्वायरी करी कि पहली बात तो ये कि इस आदमी की डेथ का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। ये कोई मतलब ये सारी बात जो बोली गई है कि प्लेन क्रैश ताइवान में हुआ है, उसमें शिडेई मर गया, सुभाष बोस मर गए, ये सब मौखिक तौर पे कहा जा रहा है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जहाँ जहाँ सुभाष बोस की मूवमेंट हो रही है, जापानीज ने सब रिकॉर्ड जला दिए। सिर्फ एविडेंस यही है कि वो लोग जो वहाँ थे वो उनसे बोलते थे कि साहब यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए। जब इनकी इंटरोगेशन स्टार्ट की इन लोगों ने, तो पता लगा कि उनकी इंटरोगेशन में आपस में मिसमैच हो रहा है। खासकर वो जो एक आदमी जो सुभाष बोस के साथ उस जहाज़ में था, वो हबीबुर रहमान था। उस पर हम लोग उस पर अभी आएंगे। वो उसके खासकर बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए। तो इसका एक समझने का तरीका ये है कि जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं, पैकेजेस बनते हैं मीडिया में कि साहब इस देश में बहुत बड़ी विभूतियाँ हैं जो हमारी हवाई दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई, जैसे हमारे संजय गांधी जी चले गए, माधवराव सिंधिया जी चले गए, वटेवर। नहीं, माधवराव सिंधिया जी की डेथ में और संजय गांधी की डेथ और सुभाष बोस की डेथ में बिल्कुल कॉमन ग्राउंड नहीं है। वो ये है कि जैसे संजय गांधी जी की डेथ बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई एविडेंस नहीं, कोई डाउट नहीं है कि संजय गांधी जी एयरपोर्ट में आते हैं, लोगों ने आते देखा, तो यू हैव ए क्लियर आई विटनेस अकाउंट, आई विटनेस एविडेंस कि संजय गांधी जी उस दिन एयरपोर्ट पे आए थे।
वो जहाज में बैठे, लोगों ने जहाज में बैठते देखा, जहाज में किस दूसरा तरह पायलट से भी था, कलाबाजियां कर रहे थे वो लोगों ने देखा, है ना। हाँ। फिर वो जहाज घुमा और साउथ दिल्ली में और नई दिल्ली में, फिर वो क्रैश कर गया। हम्म, क्रैश करने के बाद वहाँ पे टीमें गई, आईबी के लोग गए, अनफॉर्चुनेटली दोनों पायलट उसमें डेथ हो जाती है अपने, और संजय गांधी जी की डेड बॉडी अवेलेबल है। तो उसमें सारी कहानी क्लियर है। बट यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, सुभाष बोस की डेड बॉडी नहीं है, ठीक है, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है। सिर्फ एविडेंस यही है कि वो लोग कह रहे हैं, खासकर हबीबुर रहमान कह रहा है। तो हबीबुर रहमान जो कह रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर मैंने कोई चीज़ अपनी आंखों के सामने घटती देखी है तो वो चीज़ मेरे दिमाग में वैसे ही रहेगी, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। जैसे अब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे केस को मैं आगे भी काउंट कर रहा हूँ, आगे पीछे लेकर के, कि अगर सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में दुर्घटना होती है, और जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये कहता है, जो हबीबुर रहमान ने बार बार दिया, कि वो जब प्लेन क्रैश हुआ तो उनके सिर के ऊपर एक टैंक था गैसोलीन का, वो फट गया। तो प्लेन क्रैश से उनकी डेथ नहीं हुई है, वो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट अनस्क्रैच थे, और बस थोड़ा सा यहाँ कट का मार्क उसने कहा था चलने से। लेकिन ये था कि वो जो टैंक जो फटा ऊपर का, तो वो ऊपर से वो गैसोलीन उनके ऊपर गिर गया। और जब उन्होंने जहाज से निकलने के लिए जंप मारी है, उसके बाहर निकलने के लिए, तब वो बॉडी में आग लग गई। और उस सर्कमस्टेंस में हबीबुर रहमान उनके पीछे गया और उसने अपने हाथों से उनके सारे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि सारे बदन में आग लग गई थी। जलने लग तो गए। उसके भी हाथ जले, लेकिन जब तक उन्होंने कपड़े फाड़े तब तक वो 3rd डिग्री बर्न हो गया था। अब लेकिन ये इतना भयानक दृश्य अपनी आंखों के सामने, कोई वीआईपी उसके ऐसे कपड़े फाड़े जाएँ, उसको नंगा करके उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाए, और आपके देखने वाले 5-7 लोग हैं जो जापानी अफसर हैं फौज के। हबीबुर रहमान भी हबीबुर रहमान कर्नल रहे कर्नल हैं के आजाद रैंक हिंद का, फौज के, बहुत करीबी माने जाते थे। हाँ वो वो सुभाष करीबी चंद्र थे, बोस एडीसी के था उसके, तभी साथ में थे। बिल्कुल एडीसी थे वो, सारे लोग क्लोज में थे। वो जापानी जो थे वो बड़े, वो भी कर्नल वर्नल के रैंक के लोग थे। उनमें से कई लोग बाद में जाकर के 50s में मित्सुबिशी कंपनी का कोई डीजी बन, वो एमडी बन रहा है, कोई वो बन रहा है। तो सब लोग बड़े लोग थे। तो एक इतनी बड़ी दुर्घटना आपकी आंखों के सामने घटती है और 5-7 लोग उसको देख रहे हैं या 10 लोग देख रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उनके वर्जन टैली करने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि रहमान कहता कि ऐसे ऐसे हुआ, तो लेकिन जो ताकाहाशी जो उस जहाज में था वो कहता जी रहमान ने कुछ नहीं किया, मैंने सुभाष बोस को बाहर निकाला, मैंने कहा जी आप ऐसे पलटी मारो और आग बुझाओ। तीसरा आदमी नाकामोरा कहता था ये दोनों भी गलत कह रहे हैं, मैं तो एयरपोर्ट पे मेरी पोस्टिंग थी, जैसी प्लेन क्रैश हुआ मैं पूरी गाड़ी लेके वहाँ भागा और मैंने इन लोगों को बाहर निकाला। और रहमान का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि रहमान साहब जब भी अपना मुंह खोलते थे उनकी स्टोरी चेंज होती थी। पहले जब उनका इंटरोगेशन हुआ पहला, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं मालूम कैसे निकले जहाज से बाहर। सेकेंड टाइम उन्होंने ये कहानी बोल दी कि साहब ये तो मैंने उनको निकाला। तीसरी टाइम में किसी और को उन्होंने बोला कि जहाज तो बड़ी हाइट पे था, वहाँ से गिरा, हमें पता नहीं क्या हुआ। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब ये कॉन्ट्रडिक्शन सारे, तो सुभाष बोस की कहानी संजय गांधी की तरह नहीं है, ये इसमें बहुत से लोच है। तो अंग्रेजों को मालूम चल गया कि इस केस में प्रॉब्लम आ रही है, ये मैच नहीं कर रहा, ऐड नहीं कर रहा। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात निकल के आई, जब, क्योंकि जापानियों ने तो ये बोला था कि ये जापान जा रहे थे, टोक्यो जा रहे थे, उस समय रशिया की बात नहीं इन्होंने नहीं कही थी। लेकिन जब इन्होंने लोगों को इंटरोगेट करना स्टार्ट किया तो उसमें से पहले एक बंदा टूटा, जापानी था, उसने बोला कि मैं सिविलियन आदमी हूँ, मैं इनके, जब इनकी डिस्कशन होती थी तो मैं जाता था इनके बीच में वो ट्रांसलेट वगैरह करने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए। तो मुझे इस कमरे में बुलाया गया, ये प्लेन क्रैश की घटना के 2 दिन पहले की बात है। मैं उस कमरे में गया जहाँ सुभाष चंद्र बोस, हबीबुर रहमान और ये सारे के सारे और ये जापानी जनरल वगैरह सब बैठे थे, और वो डिस्कशन कर रहे थे कि सुभाष बोस को कहाँ लेकर जाया जाए। और वो कह रहे थे कि इसको रशिया लेकर जाना है हम लोगों ने। तो इनको वहीं पकड़ में आ गया कि ये कोई टोक्यो जाने की प्लान नहीं थी, ये रशिया जाने की प्लानिंग कर रहे थे। और इनकी फिर रिपोर्टें निकलने की सुभाष बोस ने रशिया जाने का प्लान बहुत पहले से करना स्टार्ट कर दिया था। तो वेरी फैक्ट जापानीज़ ने इस खबर को छुपाया 4-5 दिन के लिए। द वेरी फैक्ट उन्होंने इस बात को झूठ बोला कि वो टोक्यो में आ रहे, जबकि वो रशिया जा रहे थे। इसका मतलब उनके वर्जन्स पे आप, और ऊपर से उनकी कॉन्ट्रडिक्शन जो निकली बाद में, ये अगर सुभाष बोस की वजह कोई और केस होता छोटा मोटा दिल्ली पुलिस का, वो पुलिस कभी नहीं मानती इस बात को। हल्का सा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए अगर आपका, पुलिस आपकी बात नहीं मानेगी। इतनी बड़ी बात आपने झूठ बोल दी कि ये आदमी टोक्यो में आ रहा है, और जबकि वो रशिया जा रहा था, और आप उसकी जानने आप उसके भगाने मदद कर रहे थे। तो जब उन्होंने पकड़ना शुरू किया, प्रॉब्लम देन कम्स अ वेरी बिग फाइंडिंग, जो अगेन बहुत टाइम बाद निकल के आई है। भारत सरकार को मालूम था, लेकिन भारत सरकार ने इसको छुपाया बड़ी बुरी तरीके से। और वो फाइंडिंग ये है कि जब अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो प्रॉब्लम हो रहा है, हमें कंफर्म नहीं हो रहा, ऊपर से हमें रिपोर्टें मिल रही हैं कि आदमी शायद रूस के अंदर है, तो उन्होंने कहा अमेरिकन से पूछते हैं, क्योंकि अमेरिकन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो ताइवान जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, और खासकर जो जापान जो है मेनलैंड, जहाँ पे जापान गवर्नमेंट थी, उस पर कब्जा अमेरिकन ने किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो अमेरिकन फोर्सेस, यूएस आर्मी पहले पहुंची है ताइवान में, यूएस आर्मी पहुंची है टोक्यो में। उन्होंने ही सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी स्टार्ट की थी, यूएस आर्मी ने। उन्होंने ही हबीबुर रहमान को अरेस्ट किया था टोक्यो में। हबीबुर रहमान की पहली इंटरोगेशन जो है अमेरिकन यूएस आर्मी ने करी है। तो उन्होंने उनको सवाल पूछा, भाई आप बताइए, ये आपके पास में ये आपको पता होगा, आप तो थे वहाँ पे। तो अमेरिकन्स ने इनको इन्फॉर्म किया, जो भारत सरकार को ये बात मालूम है, कि कोई डायरेक्ट एविडेंस उसकी डेथ का नहीं है।
तो ये जानते हुए कि अमेरिकन जो उस पहली इंक्वायरी करने वाले उसी ग्राउंड पे थे, उन्होंने ये बोला कि सुभाष बोस की डेथ का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सरकार इस तरह की बातें बोल रही है। ये एक अपने आप में रीज़न बन जाता है कि साहब क्यों आप माने। तो ये बेसिकली कहानी ऐसे है करते करते, और ये करते 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 कहानी बिल्डअप जापान ने हुई ये है। भी कहा था कि ऐसा कोई प्लेन हादसा हुआ ही नहीं बाद में इस तरह की नहीं, वो भी, जापान ने कहा, वो तो हम लोगों ने हाँ, बाद में निकाला, वो तो पूरी कि कहानी इस जब तरह हमने के जब ढूंढने निकले तो इस तरह का कोई हादसा हुआ नहीं। हबीबुर रहमान का मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी कि झूठ बोलने की वजह देखिए हबीबुर या रहमान का, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? हबीबुर रहमान के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि पहली बात तो ये कि हबीबुर रहमान ने अपनी पूरी जीवन भर अपना स्टैंड चेंज नहीं किया ऑफिशियली, ठीक है। तो वो 40 पहले तो यहाँ पे पकड़ लिया उसको, पहले वो टोक्यो गए थे, और टोक्यो के जाने के बाद में वो उनको फिर अरेस्ट कर लिया उन्होंने वहाँ पे अमेरिकन्स ने, और वहाँ पे उनके बाद फिर वो अस्थियाँ लेके गए थे, सुभाष बोस की कहते हैं ना, वहीं वहीं पहले तो ताइवान में उन्होंने की पहले बॉडी वो चाहते थे कि मूव कर दें, यहाँ नया सिंगापुर में ला नहीं सके, तो ताइवान में सुभाष बोस की अंत्येष्टि कर दी उनके हिसाब से, और उनके अस्थि कलश लेकर के वो जापान चले जाते हैं सितंबर 1945 में। थोड़े टाइम बाद जाकर के अमेरिकन उनसे इंटरोगेशन करते हैं और बाद में उनको पकड़ करके उनको दिल्ली हवाले कर देते हैं। यहाँ उनको दिल्ली लाया जाता है और यहाँ पे जाकर के उनको रेड फोर्ट में उनको पकड़ के उनकी इंटरोगेशन होती है, एक के बाद एक उनकी ज़बरदस्त। उसके बाद में फिर वो रहमान की लोगों से बातचीत होती है, चाहे वो पंडित जी हों, गांधी जी हों और लोग हों। तो अगर आप उसका ऑफिशियल नज़रिया जानना चाहेंगे, हबीबुर रहमान ने अपना स्टैंड कभी चेंज नहीं किया पब्लिकली वो, लेकिन और 47 में उनको, क्योंकि वो रहने वाले थे कश्मीर के इलाके के, भारत का डिवीज़न हुआ, बंटवारा हुआ, ऑफिशियली हम लोगों ने करा है, उनका घर वहीं था, यहाँ उनको कोई लगा नहीं उनको कि यहाँ मेरा कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली, यहाँ पे सिंपैथेटिक नहीं थे, और पार्टीशन के दंगों के टाइम पे उनकी बहनें उठा के ले गए थे लोग, तो वो आदमी की सरकम उसको आईएनए के लोगों ने मदद करके उसको कि तू चला जाए यहाँ से, तेरा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, तो वो पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में जब गया, दूसरी कंट्री बन गई, तो वहाँ के माहौल बदल गए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन कंट्री बन गया, और वहाँ पे वो आदमी फ़ौजी था तो वहाँ की फ़ौज में नौकरी कर दी, यहाँ के तो आईएनए वालों को उन्होंने मारा ठुड्डा दे के बाहर निकाल दिया लोगों ने, बहुत कम को अंदर लिया, वहाँ के लोगों ने लिया उन्होंने, तो वहाँ वो पाकिस्तान में ब्रिगेडियर बन गया वहाँ की फ़ौज में। कश्मीर की लड़ाई में वो कश्मीरी था तो उसको उन्होंने यूज़ किया, उस कंट्री का जो जिस कंट्री का पासपोर्ट है वो उसी कंट्री की बात मानेगा, उसने वो काम किया। फिर करते करते वो पाकिस्तान की सिविल सर्विस में चला गया। सिविल सर्विस में जाने के बाद में वो 1960s में आकर के पाकिस्तान का जो चाइना डेस्क है फॉरेन मिनिस्ट्री में, उसका हेड था वो, और वो 1978 में पाकिस्तान का एडिशनल डिफेंस सेक्रेटरी रिटायर हुआ, और रिटायरमेंट के एक दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। बीच में एक बार 1956 में वो भारत आते हैं जब वो शाहनवाज कमेटी बनती है, तो उनका स्टैंड ऑफिशियली उस टाइम पे आप जाएंगे और आप पूछेंगे आज भी, अगर उनके घर वालों से बात करेंगे तो जो उनके पोते पातियाँ होंगे वो यही बोलेंगे मर गए प्लेन क्रैश में, वो यही बोलते थे करके। लेकिन प्रॉब्लम निकल के कहाँ पे आता है कि एक तो हमारे जैसे आपको पता मीडिया में होता है ना, ऑफ द रिकॉर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दो चीज़ें, तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कई लोगों को उन्होंने ये बात बोली, और वो लोग भी बहुत रिलायबल लोग हैं, कि उन्होंने कहा कि उसने हमको ये बोला कि मैं नेताजी की जान बचाने के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में साफ आ रहा है जब उनको इंटरोगेट किया कि ये आदमी सच नहीं बोल रहा है, तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ही इज़ नॉट बीइंग ट्रूथफुल। और ये कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि नेताजी रशिया जा रहे हैं, लेकिन तुम बात क्यों नहीं कर रहे रशिया जाने की। तो और कई लोगों ने पकड़ भी लिया होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो कहा जाता है कि अगर आदमी जल रहा है और आपने उसको जलाने के लिए आपने कपड़े फाड़े, आपके हाथ यूँ होंगे ऐसे करके, लेकिन जो लोगों ने हाथ के बर्न देखे वो यहाँ होने चाहिए थे, क्योंकि आपने तो यहाँ थे, वो उल्टे यहाँ पे थे बर्न्स मार्क उनके। तो कई लोगों ने बोला कि आपने बड़ा सी मार्क मारा है तेजाब के साथ में। और भी बहुत लोगों ने बातचीत, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने यही कपड़े पहने हुए हैं जो उस टाइम पे पहने थे, उन्होंने कपड़े दिखाए। भाई आपके कपड़ों में अगर आपने किसी जलते आदमी को आपने बुझाया तो थोड़ा जलने का निशान होना चाहिए, वो निशान नहीं है। तो लोगों ने ऐसी 50 चीज़ें काउंटर की। फिर उन्होंने जैसे एक घड़ी ला के उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी ये घड़ी सुभाष बोस की घड़ी है करके। तो बाद में लोगों ने पकड़ लिया कि नेताजी तो कभी ऐसी घड़ी पहनते थे नहीं, चौरस घड़ी, वो तो गोल पहनते, उनकी माँ ने घड़ी दी थी गोल घड़ी, उनकी सारी फोटो में गोल घड़ी है, आपने चौरस घड़ी दी है। और प्रॉब्लम आ रही है कि आप लंबे आदमी हो 6 फुट से ऊपर के, आपकी हथेली मोटी है, वो जो घड़ी का जो स्ट्रैपनर है वो ऐसे जगह लगा है कि वो किसी बड़े आदमी का, सुभाष बोस आपसे छोटे थे हाइट में। तो ऐसे लोगों ने 50 चीज़ें नेताजी के परिवार के लोगों ने, इनफैक्ट वो जो ये कहानी ये है कि सबसे अच्छा आपको इंटरेक्टली बताता हूँ मैं कि ये जो आपने बताया कि ना कि तुरीन में जहाज़ 18 तारीख की सुबह आया था, तो तुरीन से पहले वो जहाज़ तुरीन पहुंचा था साइगॉन से। साइगॉन आजकल का वियतनाम का होचिमिन सिटी जो है। तो 17 तारीख की शाम को होचिमिन सिटी में ये 2 प्लेन आते हैं जिसमें कुछ जापानी और हिंदुस्तानी होते हैं। तो इसमें हबीबुर रहमान थे, सुभाष बोस थे, आबिद हसन थे, प्रीतम सिंह थे, गुलजारा सिंह, एस ए अय्यर, ये सब लोग, देवनाथ सरकार, ये सब लोग थे। तो उस टाइम पे वहाँ उनको जापानी कहते हैं कि सारों को हम आगे लेके जा सकते नहीं, आप लोग छोड़ जाओ, एक आदमी आप में अकेला सुभाष बोस जाएगा। तो सुभाष बोस ने कुछ उनसे बात की, तो उन्होंने कहा एक आदमी को अलाउ और करेंगे। उसने कहा जी मैं हबीब को साथ लेके जाऊँगा, वो मेरा एडीसी है करके, तो उसको ले गए। लेकिन ये 5-7 लोग जो 17 तारीख की शाम तक सुभाष बोस के साथ में थे, जिनको मालूम था कि नेताजी क्या प्लानिंग कर रहे हैं,
तो उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। ये ज़्यादातर लोग 90 के दशक तक जिंदा रहे थे। प्रीतम सिंह की डेथ हुई है 2010 में जाकर के। इसमें से किसी भी आदमी ने हबीबुर की बात को नहीं माना। मतलब जो हबीबुर रहमान के दोस्त हैं, पर्सनल फ्रेंड हैं, जो उस पर्टिकुलर लास्ट नेताजी की फ्लाइट में इन्वॉल्व थे, जिनको मालूम था, और उन सबका ऑलमोस्ट सबका मानना था कि वो रूस चले गए। उसमें से छाती ठोक करके प्रीतम सिंह तो जीवित रहे हैं आपके मुखर्जी कमीशन तक। उन्होंने सबको मैंने बोला कि सुभाष बोस रूस में गए हैं, उन्होंने पंडित जी को गालियाँ उठा कर दी और रख करके, तो किसी ने नहीं माना। और ऐसे करते करते बहुत रीज़न निकल के आते कि हबीब वॉज नॉट बीइंग ट्रूथफुल, और प्राइवेटली वो ये कुछ और बोलता था। लेकिन एक और आपको मैं एक सेमी लीगल रीज़न दे सकता हूँ कि हबीब जब यहाँ से कलकत्ता जाते हैं, जहाँ पे नेताजी का घर था, उनके घर में रहे, तो सुभाष बोस के जो बड़े भाई थे शरद बोस, जो बहुत बड़े नेता थे, वो भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, जाने माने उस ज़माने के। दोनों भाई, मतलब पूरी फैमिली में ये दोनों भाई पॉलिटिक्स में थे, और वो बहुत बड़े वकील थे अपने ज़माने के। सुभाष बोस के पिताजी बहुत बड़े वकील थे, और शरद बोस की मूर्ति लगी हुई है कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। तो शरद बोस का ही स्टेटमेंट बाद में जाकर के है कि मैंने हबीब को बैठ करके अपने घर में मतलब एग्जामिन किया उसको बहुत दिन तक, और साहब बोला ये आदमी जो बोल रहा है अपने उसको कमांडर को बचाने के लिए स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये बहुत लोगों से निकल गया कि ये सुभाष बोस को बचाने के लिए उन्होंने ये बोला, उनको ये ऑर्डर हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान जाने से सारी कहानी ख़राब हो गई। अगर वो आदमी पाकिस्तान नहीं जाता तो उसका हम मुँह यहाँ खुलवा देते। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान चला गया, हमारा दुश्मन कंट्री बन गया, फिर वहाँ की गवर्नमेंट का हिस्सा बन गया, तो उसके लिए बोलना मुश्किल हो गया करते करते। इनफैक्ट जब वो सन 56 में यहाँ पर आए हैं, बड़ी अजीब घटना घटी। जब ये शाहनवाज कमेटी बनी है, तो कमेटी के सामने तो उन्होंने बोला मर गए प्लेन क्रैश में, लेकिन प्राइवेट में जब लोगों ने उंगली करी तो बोला कि यार बोलने तो जो लोग बोलते हैं, अगर वापस नेताजी आएंगे तो हमारा डबल गेन होगा, एक तो हमारे बीच में आ जाएंगे और दूसरे ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो उन्होंने ये बातें बोली हैं प्राइवेट के अंदर। तो हमारे पास में वो सारा आप देखते हैं तो मालूम चलता है कि रहमान वाज नॉट, वो सच नहीं बोल रहे थे, उनको जो हुक्म हुआ था उसको फॉलो कर रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो पाकिस्तान नहीं जाते तो ये बात खुल जाती। लेकिन पाकिस्तान जाने से और भारत पाकिस्तान के जो संबंध जितने ख़राब हुए हैं, उसके वजह से ये पूरा का पूरा केस जो है अटक के रह गया उनके कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर 1945 में हम बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे परिदृश्य था या भारत के अंदर जो माहौल था, उसको देखा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश में मारे जाने वाली इस थ्योरी का क्या फ़ायदा किसको था और नुकसान किसको था? देखिए, उसमें अगर मैं तो हाइंडसाइट में बोलूँगा ना, मेरे को अभी मैं 2025 से वापस सोचूंगा और मैं अपने सभी चीज़ें लिखूंगा ध्यान में। तो उसमें यह है कि वो जो अभी स्टोरी निकल के आ रही है, जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम कमीशन कमेटी की बात करेंगे, कि पूरी स्टोरी सुभाष बोस ने और जापानीज़ ने ही प्लांट करी थी, क्योंकि उनके पास में रास्ते बड़े कम थे। जैसे प्रीतम सिंह का, जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने सुभाष बोस के बारे में बोला कि नेताजी को मालूम था कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये मुझे मार देंगे। तो सुभाष बोस की बीच में उससे पहले प्लानिंग ये थी, एक बार उन्होंने कहा भी था कि मैं खुद बैटल फील्ड में चला जाता हूँ और अगर मैं मारा जाऊँगा तो हो सकता है कि मेरे मरने से लोगों में जोश आ जाएगा, लोग भारत के लोग लड़ पड़ेंगे। तो लोगों ने मना कि नहीं, आप मत जाइए, अगर आप चले गए तो पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ठप पड़ जाएगा। तो ये अपने आप में जो वीर गति को प्राप्त होना शायद आपके लिए ठीक नहीं है। उनका तो इरादा था कि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊँगा। तो ये इसमें जब 45 के टाइम पे आते हैं तो उन्होंने तभी ये बात बोली कि अब क्या करें। तो उन्होंने ये बोला कि आप अगर पकड़े गए तो फ्रीडम स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, तो आपका बचना जरूरी है, तो आप निकले यहाँ से। तो सुभाष बोस अगर बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो उसके भी रिकॉर्ड्स या उसकी भी डिस्कशंस अवेलेबल हैं कि उनके पास में बेसिकली 3 ऑप्शन रखे। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक आप ध्यान में रखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोगों को बात करते करते, हम लोग देश में बात करते हैं तो हम आजकल एक बात करने का ढर्रा हो गया कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1965 की लड़ाई, वॉर, 1971 की वॉर, हम सारे के सारे को एक ही लाइन में ले लेते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सामने 1965 की लड़ाई और 1962 की लड़ाई और 71 की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर वगैरह को सारा मिला दोगे, ये स्कूल की पिकनिक भी नहीं है उसके सामने। वो इतने बड़े स्केल पे लड़ाई हुई थी वहाँ, जहाँ लाखों लोग और करोड़ों लोग मारे गए थे, पूरा दुनिया जिसमें इन्वॉल्व थी। हम लोग तो 10 दिन लड़ाई लड़ने के लायक नहीं, 10 दिन में हमारे हाथ पर हमारे फूल जाते हैं, हमारी कंट्री की क्षमता नहीं लड़ने की। बड़ी बड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थी, जिसमें वो 4-4 साल तक लड़ने की उनमें हिम्मत थी ना, उनके पास इतना पावर था कि वो 4 साल तक लड़ाई कर सकते हैं। सुभाष बोस ने 2 साल तक लड़ाई लड़ी, हम लोग तो 10 दिन में हमारे हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमारा मरा बारूद खत्म हो गया। तो वो उनमें कैपेसिटी थी, वो टाइम अलग था। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जिन लोगों के साथ सुभाष बोस का बैठना है वो सब लोग मारे गए, या उन्होंने सुसाइड कर ली या फिर उनको हैंग करा आफ्टर वॉर। तो सुभाष बोस के पास में ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे। तो 3 ऑप्शन जो बाद में रिकॉर्ड्स में निकल के आ रहे हैं, कि पहला ऑप्शन ये था कि उन्होंने कोशिश की कि हो ची मिन्ह से बात की जाए और कोई गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह किया जाए उसके ऊपर। तो उन्होंने आनंद मोहन साय, जो उनका आजाद हिंद सरकार में था, फॉरेन अफेयर्स दिख रहा था, आनंद मोहन साय को भेजा हो ची मिन्ह के पास में बात करने के लिए। वो गया, मिला, दोस्ती हुई। बाद में आज़ाद भारत होने के बाद में हमारा एम्बेसडर रहा बहुत टाइम तक वहाँ पे आनंद मोहन साय वहाँ पे, एंड ही वाज अ फ्रेंड ऑफ हो ची मिन्ह।
लेकिन वो बात बन नहीं सकी, लेकिन उनका दिमाग में ये प्लान था। दूसरा प्लान था कि किसी तरीके से वो ये जो चाइनीज़ जो थे उस समय, तो कम्युनिस्ट अभी एकदम से जो चाइना की एक इमेज बनी है नेगेटिव, वो तो बनी है 1956-57 के बाद जब प्रॉब्लम हुई है तिब्बत को लेकर के। उस टाइम तक तो भारत के सब लोग चाइना के फेवर में थे, तो कोशिश था कि माओ से कुछ अंडरस्टैंडिंग की जाए। वो भी उस पर कुछ मूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें तो कम से कम भेजा लेकिन माओ में नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन था उनके पास में कि एक ही कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुझे संरक्षण दे सकती है, वो है रशिया। तो रशिया की प्लान की जाए, और यही सारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, जो इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि वो रशिया में गए, वो रशिया जाने का प्लान था उनका, और वहीं की बात चल रही थी। तो ये था, और उनका तो ये कि बेसिकली आप एक नकली स्टोरी क्रिएट करो, और उस नकली स्टोरी, बिकॉज आप सीधा जापान बोलेगा जी रशिया चलेगा तो कल को रशिया लिबर्टी में आएगा, क्योंकि रशिया भी टेक्निकली बाद में एलाइड पावर्स का हिस्सा बन गया था। तो कोई आदमी ये छुप के नहीं, ओपनली नहीं बोल सकता, तो छुपा के करना है। तो एक नकली स्टोरी प्लेन क्रैश की, उनके मरने की गढ़ेगी, और उस कहानी को कवर को डाल करके वो आदमी रशिया चला जाता। तो बेसिकली ये कहानी तो ये सुभाष बोस ने ही कहानी डाली है। बाद में वो कहानी जो है वो और लोगों ने उसको कैसे यूज़ किया, वो एक अलग कहानी है। वो ये कहानी, लेकिन स्टोरी जो है वो सुभाष बोस के ही द्वारा और जापानियों के द्वारा ही बना के डाली गई थी कि प्लेन क्रैश हुआ, कि प्लेन क्रैश नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं हुई थी उस टाइम पे। 2 साल बाद भारत आज़ाद हो जाता है, 47 में ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है, आज़ाद नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनको भी पता रहता है, सुभाष चंद्र, देखिए कोई भी सरकार होती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पत्रकार होने के नाते जानते हैं कि आधिकारिक तौर पे जो कुछ भी कहा जाए, इंटेलिजेंस जो होती है किसी भी देश की, उसको सच पता होता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। इनफैक्ट एक चीज़ लोग उसमें मुझे बताना जरूरी है यहाँ पे कि भारत, क्योंकि कल भी कोई ट्विटर पे डिस्कशन चल रही थी, तो उस पर पॉइंट ये है कि हम लोग ये मानते हैं कि 15 अगस्त 47 को भारत आज़ाद हुआ, और लेकिन लोगों को शायद पता नहीं है कि उससे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी अक्टूबर 46 के अंदर, ठीक है। और वो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया थे पंडित जी, और उस इंटरिम गवर्नमेंट के होम मेंबर या होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश को 46 से ही चलवा रहे थे। तो ऐसा नहीं कि 15 अगस्त की रात को प्रधानमंत्री बने, कंट्री को चला रहे थे लगातार, ठीक है। हुआ ये कि सुभाष बोस की डेथ को लेके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी होनी शुरू हुई, ठीक है। तो उसमें करते 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 अंग्रेजों को कन्फ्यूजन हुआ, खासकर जब अमेरिकन उनको बताया कि भाई हमारे पर एविडेंस नहीं है। तो एक लाइन वहाँ पे निकल के आई इन्वेस्टिगेशन की, जो बहुत रेलेवेंट है, जो आज तक उसकी कड़ी आती है, वो हम उस पर बाद में आएंगे। पर वो कड़ी स्टार्ट ये होती है, उन्होंने बोला कि ये आई विटनेस अकाउंट के बेस पे सारी स्टोरी है। आई विटनेस अकाउंट जो है कॉन्ट्रडिक्टरी है। कंफर्म करने का एक ही तरीका है, ये सब लोग खुद ही कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश हुआ है ताइवान में, तो ताइवान में इंक्वायरी होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ताइवान में स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के और डॉक्टर्स के और कमीशन के रिकॉर्ड ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ पर्चा बना के भेजा होगा। वर्बल अकाउंट अगर उसका झूठ है, जैसे अभी कल खबर है ना कि राहुल गांधी ने बोला कि कोई इलेक्शन को लेकर फ्रॉड हुआ है, तो आज इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हमको डॉक्यूमेंट दिखाओ, क्योंकि वर्बल स्टेटमेंट आदमी बदल सकता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है तो डॉक्यूमेंट हर जगह चेक होते हैं, हम तो बहुत पक्के हैं हमारे। तो यही बात निकल के अंग्रेजों ने बोला कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना और ताइवान में इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जब तक ये उनमें ये अवेयरनेस आती है, उस टाइम तक उनका भारत से उनका जाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो उन्होंने फटाफट इंक्वायरी बंद की, और अगर इंक्वायरी करी भी है तो हमको पता नहीं, लेकिन इंक्वायरी में ढंग से कर नहीं पाए। 1946 के मिडल में आते आते, जब उस ज़माने में असेंबली थी, जो बाद में हमारे पार्लियामेंट हाउस बना है, पार्लियामेंट है जो, उसमें लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसमें से कई लोग तो सुभाष बोस के सपोर्ट में थे, कई लोग सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन ये सवाल उठने शुरू हो गए कि साहब वो क्या हुआ, और मरे हैं कि नहीं मरे हैं। तो उस टाइम पे जो अंग्रेज गृह मंत्री था और बाद में सरदार पटेल जो गृह मंत्री बने, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमको नहीं पता, कहानी क्लियर, बिकॉज इंटेलिजेंस के कोर्ट में क्लियर था कि वो कंफर्मेशन नहीं आ रहा कहीं से। तो ये इस तरह से वहाँ पे ये लोगों ने बोलना शुरू किया, और सरदार पटेल ने भी खुद बना कर दिया। एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आता है कि सरकार का स्टैंड कब से बना हुई। अक्टूबर 46 में पंडित जी ने स्टेटमेंट दिया पब्लिकली कि पहले मुझे डाउट था, लेकिन अभी मैं हबीबुर रहमान कह रहा है, तो अब ये कंफर्म हो गया, नेताजी मर गए, अब कहानी छोड़ दीजिए आप लोग। और गांधी जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया, गांधी जी का भी स्टेटमेंट आ गया था कि पहले मेरे को, गांधी ने कहा था कि पहले मुझे भी यकीन नहीं था, मैंने भी बोला था कि नहीं मरे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मर गए, अब कहानी को बंद कर दो आप लोग। तो जब पंडित जी का स्टेटमेंट आता है खासकर 46 अक्टूबर में, उसके बाद से भारत सरकार का ये स्टैंड हो गया कि सुभाष बोस मर गए। वो स्टैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ से चेंज नहीं कर पाई। जो पंडित जी के मुख से निकल गया वही सच्चा, बाकी सब झूठ है दुनिया। उसी टाइम पे लेकिन हमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल रहा है कि सरदार पटेल ने उसको अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो फाइल निकल के आ रही है, उसने कहा ये पंडित जी का स्टैंड ठीक नहीं है। लेकिन बाद में जब स्टैंड बन गया तो वो भी स्टैंड लेंगे, लेकिन उन्होंने अपोज किया था। बट मोटा मोटा ये था कि आप ये बात कर रहे हो, जो इंटेलिजेंस के जो सवाल हैं, रिकॉर्ड्स की बात है, वो 46 में ही उनको मालूम चल गया था, और ये एक्सेस था पंडित जी को, सरदार पटेल को। और सरदार पटेल एज ए गृह मंत्री पार्लियामेंट असेंबली में, जो बाद में पार्लियामेंट बनी है, साफ बोला है कि उनके मरने का कन्फर्मेशन नहीं आ रहा हमारे को। तो उसके बाद में भारत आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद में भारत का एक, अगर आप आज के ज़माने की आप बात के 60s के, 70s के, 80s के,
90s के, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि मैं एक नोट फॉर द कैबिनेट उठाता हूँ डीक्लासिफाइड फाइल से, और ये नोट फॉर द कैबिनेट होता है हाईएस्ट लेवल का नोट है, क्योंकि ये नोट कैबिनेट को जा रहा है, जो कैबिनेट को होम सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी लिख करके दे रहा है कि इस केस पे हमारा ये स्टैंड होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए कि जैसे अटल जी के टाइम का मैं उठाता हूँ एक, उसमें नोट फॉर द कैबिनेट ऑन सुभाष बोस डेथ, उसमें और सभी नोटों में एक तरह से बातें लिखी गई हैं। उसमें पहली बात ये लिखी होती है उनमें कि ये सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी, और जब देश आज़ाद हुआ तो उसकी डिमांड उठनी शुरू हुई, तो और भारत सरकार ने उस डिमांड के फॉलो करते हुए कमीशन कमेटी बनाए। ठीक है, नहीं ये जो लिखा जा रहा है ये गलत लिखा जा रहा है, ये सच्चाई नहीं है, झूठी बात लिखी जा रही है। वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। असलियत ये है कि सन 47 में आज़ाद होने के बाद, भारत के आज़ाद होने के बाद में लोगों ने डिमांड उठानी शुरू करी कि सुभाष बोस की डेथ की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो अंग्रेजों ने किया हम उसको नहीं मानते। और दूसरा, इनका फोटो पार्लियामेंट में लगना चाहिए। तो फोटो इन्होंने नहीं लगाया सुभाष बोस का, वो लगा जाके 1978 में। तो पहला ये बोलना, और खासकर सरकारी रिकॉर्ड में ये दिखाना कैबिनेट के नोट्स में कि भारत सरकार ने कमीशन कमेटी बनाई है, वो सरासर झूठ है। इनकी कनपटी में बंदूक टिकाई गई थी तब इन्होंने कमीशन कमेटी बनाई। जब इनको धमकियां पड़नी शुरू हुई कि अगर तुम नहीं बनाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल पंडित जी ने साफ मना कर दिया मैं कोई इंक्वायरी नहीं कराऊंगा, वो मर गए हैं, हमने जो इंक्वायरी करनी थी हो गई, वो साफ उनके नोट्स अवेलेबल है कि जो इंक्वायरी हो सकती है इंक्वायरी हो चुकी है, अब इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो भारत सरकार का, एज फार एज भारत सरकार इज कंसर्न, उनका माइंड इस केस में 1946 अक्टूबर के बाद से, पंडित जी की स्टेटमेंट के बाद से क्लोज माइंड है। वो इस केस को ओपन नहीं है, वो इस पर बात नहीं करना चाहते। जो मैंने बोल दिया, मैं सरकार हूँ, कहानी खत्म। तो दे वर नॉट विलिंग टू डू एनी इंक्वायरी। उसके बाद में लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कब तक रुकेंगे। तो 1955 के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल सवाल उठे, उन्होंने कहा जी हम कोई इंक्वायरी नहीं कराएंगे। 55 में कोई नेताजी के सपोर्टर्स का कोई अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, वहाँ लोग भड़क गए। उस टाइम पे उनमें से एक आईएनए का पुराना आदमी था शाहनवाज खान, जो आईएनए के साथ था एक टाइम पे, बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गया था, वो कांग्रेस का आदमी था, लेकिन वो बैठा हुआ था वहाँ पे। तो उसने ही बोला जी पंडित जी तो इंटरेस्टेड नहीं है। तो लोगों ने फिर बोला कि रेजोल्यूशन पास करा कि हम पब्लिक फंडेड इंक्वायरी करवाएंगे इसमें, और वो पब्लिक फंड करेगी, और इस इंक्वायरी का हेड बनेगा जस्टिस राधा विनोद पाल, जिसकी जापान में लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत जाना माना जज है, और उसने जजमेंट दिया जापान के फेवर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इसकी बहुत रिस्पेक्ट है वहाँ पे। तो जैसे ही भारत सरकार को पता लगा कि पब्लिक इंक्वायरी होने वाली है, और राधा विनोद पाल जैसा जबरदस्त जज जिसका बहुत नाम है जापान के अंदर, जिसकी लोग बहुत अभी भी करते हैं, सबसे रिस्पेक्ट राधा विनोद पाल की करते हैं जापानी, उनको बाकी का नाम भूल भाल गए वो लोग, उसका नाम पे इंक्वायरी होगी। रातों रात खबर आ गई कि साहब अब तो हमारी इंक्वायरी होगी, और शाहनवाज खान साहब जो है वो इंक्वायरी करेंगे इसकी, जो कांग्रेस के एमपी थे। भारत सरकार की फाइलों में उसको ब्रांडिंग दी हुई है कांग्रेस नेताजी के फॉलोअर की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो थे नेताजी के सपोर्टर थे, नेताजी के साथ में थे, आईएनए में थे 1.5 साल तक, लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे कि सन 46 में उन्होंने गांधी जी की उन्होंने कसम खा ली, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, फिर वो कांग्रेस के एमपी थे जब उनकी इंक्वायरी उन्होंने बनाई, शाहनवाज कमेटी बनाई 56 में, और बाद में उनको मंत्री बना दिया गया। और उसके बाद दबा करके उनको नेताजी के परिवार के लोगों ने और नेताजी के सपोर्टर्स ने उसको उल्टा सीधा बोला कि आदमी मंत्रीशिप के, मतलब मंत्री बनने के चक्कर में इसने सुभाष बोस के डुबो दिया। तो आप आधी कहानी सरकार की रिकॉर्ड में लिख रहे हो। बताइए, मैं बात कर रहा हूँ अटल जी के टाइम पे, कि आपको ये बेसिक फैक्ट नहीं पता कि शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी का आदमी था। कौन सा आईएनए भैया, एक मुश्किल से 1 साल बाहर आईएनए के अंदर, फिर तो कांग्रेस पार्टी में था वो, उसकी बायस इंक्वायरी हुई थी। तब सरकार ने इंक्वायरी बनाई 56 में, और कमीशन ये कमेटी बनी शाहनवाज कमेटी का वही आंसर कि हमने इंक्वायरी कर ली है, जापानी से बात कर ली, और ये सुभाष बोस मर गए प्लेन क्रैश में। अब क्योंकि वो जो जनता का रेजोल्यूशन ये था कि उसमें नेताजी के परिवार का हिस्सा होना चाहिए, और सुरेश बोस का नाम दिया था जो नेताजी के एक बड़े भाई थे, पहले मजिस्ट्रेट थे कहीं पे, कोई जुडिशल सर्विस में थे कहीं पे। तो उन्होंने फिर ये जो कमेटी बनी है शाहनवाज कमेटी, उसमें 3 लोग को रखा। एक आदमी कोई शंकर मोहित्रा, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नॉमिनेट किया, गवर्नमेंट का आदमी था, बड़ा चालू आदमी था वो। उसी ने रिपोर्ट लिखी है, नाम शाहनवाज खान का, लेकिन रिपोर्ट मोहित्रा की रिपोर्ट है, शंकर मोहित्रा की। शंकर मोहित्रा उसने बाद में बहुत डींगे हाँकी, तो उसकी हमें वहाँ मिल गई खबरें। वो जिंदा था बहुत टाइम तक, अभी साल 2000 काफ़ी बुढ़ापे में मारा जा करके। तो शंकर मोहित्रा, शाहनवाज खान जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, आईएनए का नाम दिया, लेकिन था वो कांग्रेस का आदमी था। और तीसरा उन्होंने सुरेश बोस को बना दिया। सुरेश बोस जो है, जैसी इंक्वायरी शुरू होती है, जब उनके पास रिकॉर्ड आने शुरू होते हैं, सुरेश बोस को समझ में आना शुरू होता है कि मेरा भाई की डेथ नहीं हुई है, और वो गवर्नमेंट उनको साफ बोलना शुरू करता है कि भाई आपका जो भी हो, मेरे को तो दिखाई दे रहा है कि मेरा भाई नहीं मारा, ये तो रशिया जाने की प्लान थी, ये था वो था। तो फिर उन्होंने सुरेश बोस को काटना शुरू किया। तो बाद में सुरेश बोस ने अपनी रिपोर्ट निकाली, लड़ाई करी, उसकी अलग तो शाहनवाज कमेटी एक्चुअली 2 रिपोर्ट हैं। एक तो ऑफिशियल रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो शाहनवाज खान और शंकर मोहित्रा ने साइन करी। शंकर मोहित्रा ने लिखी है, घोस्ट राइटिंग की है उसने, नाम शाहनवाज खान का, लिखने वाला आदमी शंकर मोहित्रा था।
उसके ऑपोजिट में एक और रिपोर्ट उसी कमेटी ने निकाली जो डिसेंशन रिपोर्ट है सुरेश चंद्र बोस की, और वो रिपोर्ट में लिखा है कि नेहरू गवर्नमेंट जो है इस पूरे केस को घुमा फिरा रही है, ये हमें इंक्वायरी नहीं करने दे रहे हैं, मुझको रोका जा रहा है, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रही है उस हिसाब से सुभाष बोस की कोई प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है और वो रशिया चले गए थे। और जनता को अगर सच जानना है तो जितने सरकारी रिकॉर्ड है उनको पब्लिक में डाल, उस समय मैंने डीक्लासिफाई नाम का वर्ड नहीं था, ये 50s की बात कर रहा हूँ, तो ये वर्ड डीक्लासिफाइड पब्लिक में इतना मशहूर नहीं हुआ था, किसी को मालूम था नहीं है क्या। उसने ये बोला कि ये सब डॉक्यूमेंट पब्लिक में कर दो ताकि जनता खुद देखे कि सच्चाई किसके साथ में वो। तो बेसिकली वो उससे पूरा का पूरा केस खराब हो गया। उसके बाद में करते 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 1962 में एक पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी, और ये आपका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पंडित जी का स्टैंड भी निकल गया अपने मुंह से, उनके मुंह से, कि उन्होंने 1962 में पार्लियामेंट में डिबेट में पंडित जी ने बोला मर गए सुभाष बोस प्लेन क्रैश में। तो इनको शरद बोस ने, सुरेश बोस ने, वही जो आदमी कमेटी का उसने चिट्ठी लिखी कि तुम कह रहे हो कि मेरा भाई मर गया, तुम मुझे एविडेंस दो, मेरे भाई के मरने का एविडेंस क्या है। तो पंडित जी का लेटर अवेलेबल है, उसने कहा जी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो पंडित जी भी एडमिट कर रहे हैं, अमेरिकन भी एडमिट कर रहे हैं कि कोई एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, एविडेंस डायरेक्ट नहीं है। आज के टाइम पे होता क्या है कि आप जो कई लोग जो हमसे एग्री नहीं करते, बहुत अलग हो गए, वो ऐसे डींगे हाँकते हैं। जैसे नेताजी का प्लेन क्रैश हुआ था तो ये लोग वहाँ पे आईफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि बड़ा क्लियर कट एविडेंस है। सारे एडमिट कर रहे हैं, अमेरिकन से एडमिट कर रहे हैं, भारत सरकार एडमिट कर रही है कि एविडेंस नहीं है, बड़ा स्केची एविडेंस है और उनकी रीडिंग है ये। लेकिन यहाँ लोग आजकल अजीब अजीब सी कहानियाँ लोग फ्लोट कर रहे हैं। तो शाहनवाज, तो पंडित जी ने एडमिट किया कि ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, कि मतलब एविडेंस है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिखाता है कि वो मर गए, कहानी खत्म। ये जब हुआ तो फिर वो करते 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 फिर एक लोग नहीं सेटिस्फाई, लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया 60 के दशक में कि इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी कराओ। भारत सरकार इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, इंदिरा गांधी इसमें बिल्कुल केस में इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे इंक्वायरी नहीं करवानी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पब्लिक के प्रेशर में, नेताओं के प्रेशर में आकर में जाकर के 60s में बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई। उसमें एक समर गुहा नाम का कैरेक्टर एक आ जाता है, बंगाल से MP था, उसको सपोर्ट करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो उसने दबा करके पब्लिक उसने क्रिएट किया, उसमें उस जमाने में 5 जन ने ऑर्गेनाइजर ने सपोर्ट किया उसको, लोगों ने किया। तो वो देश के हालात ऐसे बिल्डअप हुए, इंदिरा गांधी की सरकार माइनॉरिटी बन जाती है, कई कांग्रेस के नेताओं ने सपोर्ट किया कि इंक्वायरी करवाओ। तो मजबूरी में भारत सरकार को 1970 में कमीशन बनाना पड़ा जिसका नाम था GD कोस्टा कमीशन आयोग। अब सरकारी अगर आप कोई रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा GD कोस्टा जी जो थे वो बड़े जाने माने जज थे और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो जाने माने थे, पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बताओ ना कि पंडित जी का दोस्त था, ये भी बताओ पंडित इंदिरा गांधी का बायोग्राफर था। आज के ज़माने में कोई मान लीजिए कोई केस होता है जो अभी की गवर्नमेंट को लेकर के, और मान लीजिए कि कोई केस है जिसमें पंडित, उसमें नाम है अमित शाह जी का, और किसी जज को इंक्वायरी करने आप बोल दीजिए और खबर निकले कि जज साहब जो है ना मोदी जी की किताब लिख रहे हैं, तो कौन उसकी विश्वास करेगा उसकी रिपोर्ट पे? वो इंदिरा गांधी का क्रेडिबिलिटी पे सवाल, जीरो क्रेडिबिलिटी। और ऊपर से वो आदमी सुभाष बोस को पसंद नहीं करता, उसने खुद बोला छाती ठोक करके, टीवी में इंटरव्यू उसके यूट्यूब मिल जाएंगे आपको, वो छाती ठोक करके कह रहा है मुझे सुभाष बोस पसंद नहीं है। उसने बाद में अपनी रिपोर्ट में सुभाष बोस की इंसल्ट करी है बार बार। तो एक आदमी जो सुभाष बोस को पसंद नहीं करता, पंडित जी का दोस्त है, उनके साथ घूमता फिरता है, इंदिरा गांधी का बायोग्राफर है, वो करेगा सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी। और ये बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है। लेकिन जो गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल पे जो आदमी बैठे हैं, जो होम सेक्रेटरी बन रहा है, हम लोग तो सिविल सर्विस में फेल होकर के आ गए, मैं तो फेल हुआ, मैं तो पास ही नहीं कर सका, प्रीलिम्स में फेल हो गया था। कि जो आदमी IAS क्लियर कर चुका है, सारा जीवन उसको पता है, उसने मुझसे 1000 गुना इंटेलिजेंट है, वो ऐसे झूठ लिख रहा है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे। ये भी तो लिखना कि कांग्रेस का आदमी है, ये भी तो लिख इसका पंडित जी से संबंध है, और वो पार्टी है इस पूरे केस में। तो इस तरह के गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उन्होंने झूठी कहानियां उन्होंने फ्लोट कर रखी हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि वाजपेयी गवर्नमेंट ने कैसे इस बात को मान लिया, जब वाजपेयी जी को खुद मालूम था कि इस केस में गड़बड़ हुई है। तो ये इन्होंने ये कर दिया। अभी के दिन में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा इसको पंडित जी तक ना लेके हम आज के टाइम की बात करें, बिकॉज ये मेरे लिए आज का टॉपिक है, मेरे लिए जो पास्ट में हुआ। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो मैंने बोला कि 97 में जो मुखर्जी कमीशन, तो कोर्ट के सामने जब उन्होंने एडमिट कर लिया, उसने सरकारी वकील को कॉर्नर किया, बता तुम्हारा स्टैंड किया, उसने कहा जी तो प्रॉब्लम है इसके अंदर, उसने कहा प्रॉब्लम है तो इंक्वायरी करवा। तो जब इंक्वायरी करवाने जो हुई तो उस समय पे गवर्नमेंट अटल जी की बन गई। अब अटल जी तो वो नहीं कर सकते जो कांग्रेस गवर्नमेंट करती, क्योंकि एक पहली बार जब ये केस कोर्ट में गया है तो ये गया है 1985 में, जब किसी ने, नंदलाल शर्मा जी और कुछ और लोग थे, नेताजी के डॉक्टर थे, डॉक्टर केजरीवाल वगैरह, इन लोगों ने केस लगाया था राजस्थान हाई कोर्ट में जयपुर में। तो वो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उसको उस पर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। फिर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कुछ ना कुछ इस पे केस पे होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो अगर मेरा मानना है कि जब ये फैसला ये आया है जब 98-99 में कि कमीशन होनी चाहिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उस पर वर्डिक्ट नहीं आता, कुछ नहीं होता। लेकिन सरकार वाजपेयी जी की थी,
तो वाजपेयी जी तो वैसे नहीं बिहेव कर सकते जैसे कांग्रेस बिहेव करेगा। तो दिल्ली में मीटिंग होती है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि होम मिनिस्ट्री के रिमिट में इशू आता है नेताजी की डेथ का। तो एल.के. आडवाणी जी ने मीटिंग बुलाई, एक सीक्रेट मीटिंग थी, सीक्रेट था, जो बंद है उसको बोला कि आपने किसी को बता नहीं, सीक्रेट मीटिंग होगी होम मंत्री के, गृह मंत्री के कमरे में। तो सीक्रेट मीटिंग हुई जिसके अंदर अलग अलग लोगों को बुलाया गया, जिसमें से कुछ नेताजी के परिवार के लोग थे जो कांग्रेस में थे और कुछ और लोग थे। सब ने बोल दिया कि हमें इंक्वायरी नहीं करवानी। लेकिन जो सोली सराब जी जो थे हमारे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने मना कर दी कि नहीं, ये केस कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 1998 के आसपास में एक नई इंक्वायरी के 99 में वो प्रोसेस शुरू कर दी। और जो प्रोटोकॉल है कि आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को पूछा जाता है, चीफ जस्टिस को पूछा जाता है कि किसी रिटायर्ड जज का नाम नॉमिनेट कीजिए। तो वहाँ पे मैंने सुना था, बिकॉज मैं उस टाइम पे एक्टिव हो गया था उस पीरियड पे, कि जस्टिस थॉमस का नाम पहले चल रहा था किसी टाइम पे, लेकिन वो शायद अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर्ड, उनको किया और उनसे ये कमीशन बना जो मेरी आंखों का देखा देखी घटना घटी है। और यहाँ पे भी एक बात जानना जरूरी है कि जज भी अलग अलग किस्म के होते हैं, तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, अलग अलग किस्म के जज होते हैं देश में। तो मुखर्जी साहब का कोई बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है उस मामले में। जैसे आपका कि शाहनवाज का क्लियर कट कांग्रेस लिंक है, जीवी खोस्ता का क्लियर कट कांग्रेस लिंक है, ठीक है। मुखर्जी साहब का कोई ऐसा लिंक नहीं है, किसी और बायस नहीं थे वो लोग। अगर आप ढूंढने की भाई क्योंकि रिपोर्ट उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ है तो उसका बीजेपी का आदमी होने, बीजेपी कोई लिंक नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लिंक ढूंढना चाहेंगे तो उनके छोटे भाई की जो मिसेस है, उनके पिताजी कांग्रेस के मंत्री थे कोई, ठीक है, कोई उसका लिंक नहीं। वो बेचारा टू द पॉइंट, बेचारा सेंस कि बेचारा से बोलो बड़े आदमी थे, बड़े जस्टिस मुखर्जी, मतलब वो अपने सिवाय लीगल फर्टिलिटी किसी से बात ही नहीं करते थे, निष्पक्ष तौर पे थे, निष्पक्ष बिल्कुल, सोशलाइज नहीं करना, अपने सिर्फ जजों के अलावा किसी से बात नहीं करनी, अपने कमरे में रहना, कोई मीडिया से पीछे नहीं बाइट नहीं देने, चुपचाप रहना, अपना काम करना। उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, पहले खुद ये वकील थे। उनका छोटा भाई अभी भी बहुत जाना माना वकील है, काफ़ी बुजुर्ग हो गया। छोटी बहन भी बहुत बड़ी वकील थी। तो ये पूरी फैमिली लीगल उसमें इशू में घुसी हुई थी। और उसके वो थे, उन्होंने बड़ी निष्पक्ष तौर पर, उन्होंने कोई किसी का नाम नहीं लिया पूरी रिपोर्ट में, टू द पॉइंट उन्होंने इंक्वायरी करी। और वो इंक्वायरी मैंने अपने आंखों से होते देखी है। और वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है साल 2005 में। प्लेन क्रैश नहीं हुआ, नकली स्टोरी प्लेन क्रैश की प्लांट हुई है। सुभाष बोस रूस की तरफ को निकल गए, लेकिन वो वहाँ लैंड किया कि नहीं किया ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे रशिया में इंटेलिजेंस के आर्काइव को एक्सेस नहीं मिला। और अस्थियाँ उन सुभाष बोस की नहीं है, सरकार ने डीएनए टेस्ट नहीं होने दिया। ये सारी फाइंडिंग मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में है। उसमें एक और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमीशन क्या होता है। कमीशन में एक जज होता है और जज के नीचे अलग अलग पार्टीज़ होती हैं वहाँ पे, क्योंकि वो कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो उसमें भारत सरकार का वकील था एक, ठीक है, कमीशन के सामने। तो भारत सरकार के वकील ने कमीशन के सामने को होता है आर्गूमेंट सेशन, जहाँ पे कमीशन के सामने हर एक पार्टी अपना केस प्रेजेंट करती है। तो आर्गूमेंट सेशन जस्टिस मुखर्जी कमीशन का हुआ है कोई फरवरी 2005 में, जब तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, 8-10 महीने हो चुके थे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उन्होंने फिर वहाँ पे आर्गूमेंट सेशन में, ये रिकॉर्ड पर है, भारत सरकार के वकील ने बोला प्लेन क्रैश नहीं हुआ, और मुखर्जी कमीशन ने वही रिपोर्ट दी कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ। और जैसे ही इनको रिपोर्ट मिलती है, रातों रात गवर्नमेंट का डिसीजन आता है कि प्लेन क्रैश में मर गए थे, शाहनवाज की रिपोर्ट ठीक है और ये रिपोर्ट गलत है, काली। मैंने सारी रिकॉर्डें फाइलें पढ़ ली हैं, कोई हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा कि क्यों उन्होंने फैसला लिया। इसका एक ही मत कारण है, पॉलिटिक्स है, कि उन्होंने रातों रात स्टैंड चेंज कर दिया। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट जिसको खारिज कर दिया गया, उसके कारण क्या बताए गए ये क्लियर नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें। उसमें पहली चीज़ तो ये कि 2005 में जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है। और जब रिपोर्ट दी गई तो जस्टिस मुखर्जी खुद नहीं गए। प्रोटोकॉल ये होता है कि जज साहब खुद जा करके अपना देते हैं और वो करते हैं। उसके नहीं जाने का कारण था वो, ठीक है, बीमार के बाद बोलते हैं, लेकिन का कारण ये था जो जस्टिस मुखर्जी ने हमको बताया था, वो ये था कि उन्होंने बोला कि जब तक अडवाणी जी थे गृह मंत्री, तो कम से कम वो कर्टसी एक्सपेंड करते थे, तमीज़ से बात करते थे। लेकिन जब मुखर्जी, ये जब कांग्रेस की सरकार जब पावर में आई 2004 में, किसी को उम्मीद नहीं थी पावर में आ जाएंगे। जैसी पावर में आए तो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वही इमरजेंसी वाला टाइप लोग हैं लोग। तो अभी आजकल तो बहुत डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं। जिसने वो दौर जिया उसको पता है कि ये लोग कितने डेमोक्रेट हैं, आपको मालूम चल जाएगा पावर में आ दो एक बार। अभी ये धमके दे रहे हैं ना पब्लिक में कि हम जो पावर में आएंगे छोड़ेंगे। यू टेक इट वेरी सीरियसली। इन्होंने कंट्री में इमरजेंसी लगाई है, ये लोग उस मामले में बहुत, ये तो छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, कोई कोर्ट वोट बीच में नहीं आने वाला उनके बीच में। सबकी घिघी बंद हो जाएगी जब कांग्रेस पार्टी डंडा चलाती है, किसी की सबकी घिघी बंद हो जाएगी। कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोला था इमरजेंसी के टाइम पे, याद रखना इस बात को। ये अभी बीजेपी का टाइम है तो जो मर्जी बोलना बोलो खुल करके। तो उसमें ये है कि इन्होंने जब वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन द न्यू गवर्नमेंट ऑफ मनमोहन सिंह टुक वाज टू कि कमीशन इंक्वायरी बंद करो। ये वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन दे टुक, ये प्रायोरिटी थी उनकी। जैसे और ये इसने आपने
जो ब्रीफिंग देने वाला आया था आपका, ये जो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है हॉवर्ड वाला, पी चिदम्बरम, चिदम्बरम ने आकर के स्टेटमेंट दिया, रिकॉर्ड पर है कि आज हमने फैसला लिया कैबिनेट में कि हम मुखर्जी कमीशन को बोला कि अपना काम खत्म करो 6 महीने के अंदर। तो मतलब मनमोहन सरकार की प्रायोरिटी थी कांग्रेस की कि आते ही पावर लेने के बाद में 2004 में कि सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी बंद की जाए। तो उसके बाद में लंबी चौड़ी कहानी, मैं कोर्ट में गया, ये हुआ कि एक्सटेंशन को देना पड़ा, लेकिन जो जस्टिस मुखर्जी ने बताया हमको, जो उसके बारे में आपको वैसे भी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, कि शिवराज पाटिल जो गृह मंत्री थे, उन्होंने उनकी बेइज्जती करी, उनकी बदतमीजी से बात करी। एक कमरे में गए तो उनको बैठने की सीट नहीं दी, बोला कि तुम क्या वैसा इतने कितने साल इंक्वायरी करवाओगे, पैसा वेस्ट हो रहा है, प्लान धमकाना। अब उसका आंसर हमने दिया अपनी किताब में कि राजीव गांधी की डेथ पे 22 साल की इंक्वायरी कर रहे हो, वहाँ पैसे फूक रहे हो बेमतलब पे, तो पैसा नहीं है। सुभाष बोस के बारे में तुम्हारे को पैसा याद आ रहा है, और जब गांधी जी के नाम पे पैसे जब पानी की तरह बहा जाता है, वहाँ पर आपको पैसा नजर नहीं आ रहा। ये बात पहले भी घटित हुई थी 1960s के दशक में, जब इन्होंने समर गुहा ने ये सवाल उठाया कि नेताजी की डेथ पे इंक्वायरी होनी चाहिए और शाहनवाज कमेटी की इंक्वायरी से लोग खुश नहीं है, तो उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया कि साहब इसमें बड़ी पुरानी बात होगी, क्या करने का इंक्वायरी करने का आप फ़ायदा क्या होगा। उसी टाइम पे 1965 में फटाक से इन्होंने कपूर कमीशन बनाया महात्मा गांधी के मर्डर की इंक्वायरी करने के लिए। तो उन्होंने ये पॉइंट पकड़ लिया कि अगर महात्मा गांधी के मर्डर की इंक्वायरी हो सकती है, सुभाष बोस की क्यों नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वो दोगलापन दिखाई दे रहा है कि जब सुभाष बोस की बारी आएगी तो आप दुनिया भर के जुमले दे रहे हो कि टाइम निकल गया, पैसा बड़ा खर्च हो रहा है, फलाना ढमकाना, लेकिन अगर वही चीज़ अगर गांधी खानदान की होगी या गांधी जी होगी तो तुम्हारे पैसे की कोई कमी नहीं है। और दुनिया जहान बोल के उलूल जुलूल बातें जिस भारत सरकार ने जो ठोकी हैं, मतलब पार्लियामेंट में राजीव गांधी को लेकर के आप सर पेट लोगे अपना कि कैसे ये लोग थे उस ज़माने में। तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि ये अलग अलग दोगलापन वो दिखाई देगा, झूठ बोलेंगे, यहाँ कुछ वहाँ कुछ, यहाँ कुछ, पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। पहले पॉडकास्टिंग था तो बोलने का मौका भी लोगों को नहीं मिलता था। तो वहाँ पे जस्टिस मुखर्जी इतना गुस्सा खा गए थे, मतलब मैं जब वैसे बड़े कंपोज आदमी थे, बड़े सिंपल आदमी थे, बड़े कंपोज थे, बहुत धीरे बोलते थे, है लंबे चौड़े थे 6 फुट के, लेकिन जस्टिस मुखर्जी के सामने पाटिल का नाम लोग भड़क जाते थे सुन करके। कहते उसने मेरी बड़ी इंसल्ट करी वहाँ पे, मुझे बिठा के मुझे बेइज्जती की, मैं नहीं गया उसके पास। तो वो जानबूझ करके, वो ठीक है उन्होंने कहा था बीमार नहीं थे, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे पाटिल के अगेंस्ट। तो उन्होंने रिपोर्ट पकड़ाई ये सितंबर 2005 में, और उसके 6-7 महीने बाद इन्होंने कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल कर दिया। भारत सरकार ने बोल दिया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक जानने वाली बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, एक पैटर्न दिखाई देता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे कोई डिबेट होती है तो जानबूझ करके वो डिबेट का दिन रखा जाता है सेशन खत्म होने का लास्ट डे, ताकि लोग उस पर डिबेट ना कर सकें। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को भी उन्होंने पार्लियामेंट में टेबल किया बिल्कुल लास्ट डे में, ताकि डिबेट ना होनी पाए। और लोगों ने बोला कि आप हमें टाइम दीजिए ना, आपने रिपोर्ट आज टेबल करिए, हमें पढ़ने दें एक बार, आप टाइम ही नहीं दे रहे हमको बोलने का। तो ये इनका एक पैटर्न दिखाई देता है कि सुभाष बोस वाले केस में और इवन अप टू एक्सटेंट शास्त्री वाले केस में इस पर डिबेट मत होने दो, कि डिबेट होगी तो हम लोग फंसेंगे इस केस के अंदर। तो वो उन्होंने उस टाइम पे जो आपका सवाल है कि सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, और कानून के हिसाब से रिपोर्ट की कॉपी को रखा जाता है पार्लियामेंट के टेबल पे, तो कॉपी अवेलेबल है, आज आपको गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी उसकी PDF में रिपोर्ट। साथ में उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट लगाई जाती है। तो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट उस टाइम पे लगाई गई मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के साथ भारत सरकार द्वारा, उसमें कोई रीज़न नहीं दिया कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग, तो बिना रीज़न दिए ऑन रिकॉर्ड। एग्जैक्टली यही मैं जानना चाहती कि जब बिना रीज़न दिए क्या, नहीं रीज़न उनकी गवर्नमेंट की फाइलों में कुछ हुआ, लेकिन फाइलें तो सीक्रेट है, वो तो फाइलें वो सामने नहीं आनी। वहाँ बैठ करके पार्लियामेंट में झूठ सच इसने बोल दिया शिवराज पाटिल ने और बाकी लोगों ने, ठीक है, वो झूठ सच बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, वो तुमको बोलने की सुविधा है। लेकिन जो गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड है, जो मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट जो उन्हें कमीशन की रिपोर्ट में लगाया है, उसमें कोई रीज़न नहीं दिया। लोग बहुत भड़के, डॉक्टर जोशी ने बहुत बोला और काफ़ी लोगों ने बोला, अलग अलग पार्टी के लोगों ने बोला कि गलत हो रहा है, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप उस समय प्रोसीडिंग उठा के देखें पार्लियामेंट की, तो उसमें साफ लोगों ने, सारे पार्टी के लोगों ने बोला, हर एक पार्टी के लोगों ने बोला, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बोला, बीजेपी के लोगों ने बोला, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आपको छोड़ेंगे नहीं इस बात पर, लोग भूलेंगे नहीं बात को, कि बिना रीज़न बताए आप लोगों ने रिजेक्ट कर दी रिपोर्ट आप लोगों ने। और आप जो वर्बली दे रहे हो, आप मुझे राइटिंग में लेके दो ना कि क्या रीज़न आप लोगों के पास। रातों रात आपने स्टैंड चेंज कर दिया, कमीशन के सामने कहते कि प्लेन क्रैश की स्टोरी ठीक नहीं है, लेकिन रिपोर्ट मिलने का कहते कि मर गए प्लेन क्रैश में। और वही जो शाहनवाज की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर चुके हैं, और कोई नहीं बताया पार्लियामेंट में उन्होंने कि शाहनवाज कांग्रेस पार्टी का आदमी था। आप उसकी ब्रांडिंग करे जा रहे बाबर के INA का, INA में थे, लेकिन उसके बाद में कहाँ गए, वो तो 46 में आ गए थे कांग्रेस में, पूरी जिंदगी भर 80 थे, तो वो कांग्रेस पार्टी में रहे, मंत्री रहे कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का आदमी था वो। 1 साल मैं दिल्ली में रहूँ अपने जीवन में, उसके बाद 20 साल अपने बता दूँ इंदौर में, तो मैं दिल्ली का कहाँ से हुआ भैया, जहाँ 20 साल बताया वही मेरा जगह होगी। तो दैट इज हाउ इट इज। एक बात बताइए आपकी 46 से लेकर अब तो हम 2025 में बैठे हुए हैं,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये जो डेथ मिस्ट्री है, इसको राज बनाए रखने के पीछे के राजनीतिक कारण क्या है? नहीं, कारण तो उस टाइम पे तो एक देखिए, मेरा मानना है कि इस पे क्वेश्चन आने के लिए इसको समझने से पहले हमको थोड़ी कहानी आगे बढ़ानी पड़ेगी कि 2005 के बाद क्या हुआ, क्योंकि अभी हमें तो उसके बाद मेरा रोल शुरू हो जाता है। जहाँ मुखर्जी जहाँ आपने कमीशन का शुरू किया रिपोर्ट था, खत्म हो हाँ। गया, वहाँ मैं आ गया लाइन में। फिर मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़ गए, चंद्रचूड़ घोष जुड़ गया, अगले लोग जुड़ गए। देखिए, उसके बाद कहानी होती है कि वहाँ से ही आपको इन सवालों के जवाब तब आपको मिलने शुरू होंगे कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, क्या नहीं हो रहा करके। हुआ ये था कि साल 2005 में एक बहुत बड़ी अच्छा काम कांग्रेस सरकार ने किया कि इन्होंने सूचना का अधिकार RTA बना दिया। ठीक है, मैं एज ए पत्रकार के तौर पे इस केस से जुड़ा था, तो मुझे इस केस का मोटा मोटा मेरे को समझ आ गई थी। और 2005 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले मेरी पहली किताब आई, जिसके अंदर मैंने मेंशन करा कि वो प्लेन क्रैश वाली कहानी ठीक नहीं है। और ये रशिया गए थे और मैंने वहाँ पे गुमनामी बाबा की स्टोरी, जो रिपोर्ट पहले हुई थी, लेकिन उसको मैंने काफ़ी उसको फाइन ट्यून करके, उसको मैं काफ़ी नई चीज़ ऐड करके मैंने कहा कि ये सच्चाई नज़र आ रही है। और मेरे से पहले जब भी लोग डिस्कशन करते थे नेताजी की डेथ मिस्ट्री को लेकर के, दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड, अलग अलग बातें, ये है वो है करके। आज जैसे लोग बोला जाता है ना, कोई भी मैं कहीं इनफैक्ट जो लोग मेरे खिलाफ में हैं, अगर आप उनसे ही पूछोगे नेताजी की डेथ के बारे में, तो वो ये बोलते हैं कि सुभाष बोस की डेथ में 3 थ्योरी आती हैं, सुभाष प्लेन क्रैश की थ्योरी, रशियन एंगल और गुमनामी बाबा। ये मेरा सेट किया हुआ ठर रहा है, ये मैंने ये नैरेटिव सेट किया। तो इवन मेरे खिलाफ में लोग हैं, जो फेवर में हो तो अलग बात है, जो लोग मेरे खिलाफ में हैं, जैसे वो कोई लड़का जर्मनी में बड़े अच्छी वीडियो बनाता है, वो भी इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन आप उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जिसको पैटर्न को स्टार्ट करने वाला अनुज था कि मैंने वो 2005 में जो मेरी किताब पहली आई है, मैंने उस किताब में ये सेट किया कि ये कहानी इन 3 थ्योरियों के बीच में। अब आपकी एक थ्योरी जो है, ये जो मेरी प्लेन क्रैश की, तो चली खारिज हो जाती है पूरी तरह। अब बात ये है कि रशिया, क्योंकि एक तस्वीर बहुत वायरल होती है सुभाष चंद्र बोस जी की, कि वो पीछे खड़े हुए हैं रशिया में, और वो 45 के बाद की तस्वीर नहीं, है। वो मैं देखिए उसमें ऐसा कि मैं अभी आपको सूचना के अधिकार को भी छोड़ते, पहले आप इस पे आते हो रशियन एंगल पे। तो पहली चीज़ है कि मैंने प्लेन क्रैश को रिजेक्ट करा। ठीक है, मेरा मानना है कि फ्रॉम द इंटेलिजेंस फाइल्स या और ऐसे लोगों के तथ्य हैं जिन लोगों को झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, एज ए फॉर्मर पत्रकार मेरा मानना है कि वो रशिया में थे। ठीक है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा बाद में, रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की, और कि सुभाष बोस रूस में हो सकते हैं। तो आप बोलें कि अगर रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की, वो इंडिकेट कर रही हैं सुभाष बोस रूस में थे, तो गवर्नमेंट की नहीं मानती। गवर्नमेंट का जो इस पर एटीट्यूड है, उस पर इस पर ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग, आपको याद है कि हर 2 साल में एक डॉजिए बना के पाकिस्तान गवर्नमेंट को देते हैं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स का, कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में बैठा है, वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान वाले भी वही कोर्ट फॉलो करते हैं, उनका भी अंग्रेजों का बनाया हुआ जैसे हमारा बनाया हुआ है। वो कोर्ट में कहते हैं जी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है ना, कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जाता उसको, तो आपका डॉजिए का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको लीगली प्रूव नहीं कर सकते। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इसका लीगल प्रूफ क्या होगा? इसका लीगल प्रूफ ये होगा कि दाऊद इब्राहिम एक एफिडेविट दे बॉम्बे के कोर्ट में, और ये बोले कि मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं अभी कराची में बैठा हुआ हूँ। जब तक वो एफिडेविट नहीं देगा, कोई प्रूफ नहीं होगा आपका। या फिर आप वो करो कि अमेरिकन की तरह जाके मार के उसको ले आओ पकड़ करके यहाँ पे, जानते हैं उसके बाद भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रूफ नहीं है ना, लीगली प्रूफ नहीं होता। कई चीज़ें लीगल प्रूफ करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो गवर्नमेंट जो इंडिया ने क्या इसमें, मैंने कहा ना कि ये हिपोक्रेसी मेंटेन रखी है कि जब अपना बारी आती है तो ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दिखाते हैं लोगों को। जब हम इनको दिखाते हैं कि देखो आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में और फॉरेन रिपोर्ट्स में सुभाष बोस का नाम आ रहा है, तो ये कहते हैं तो लीगली एडमिसिबल नहीं है। तब आप एकदम से लीगलिस्टिक भी होते हैं कमीशन कमेटी का कि साहब वो तो प्रूव नहीं हो रहा, लीगली प्रूव नहीं हो रहा करके। अदरवाइज आपको दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ पे थे, गवर्नमेंट को मालूम था, आपकी हरकतें बता रही हैं, जैसे उसमें अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये अपने आप में, ये जितने आप जो सवाल उठा रहे हैं, ये अपने आप में एक सिंगल पॉडकास्ट है। बिकॉज आप रशियन एंगल टू सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री 70 साल पुरानी कहानी है, जिसमें 50 प्लेयर हैं, 50 लोग के नाम निकल के आ रहे हैं। जैसे उसमें जो मैं उसको समराइज कर सकता हूँ ये है कि रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की आ रही है जिसमें मेंशन है। ठीक है, रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक करी नहीं, पब्लिक को पता नहीं है। फिर हो क्या रहा है कि वहाँ पे सुभाष बोस रूस में थे, ये पता लगाने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या मैं JNU में जाऊँ, किसी प्रोफेसर से बात करूँ? पागल थोड़ी ना मैं कोई, मैं जाके बात करूँगा, मैं अपने लोगों से, इंटेलिजेंस के लोगों में, रॉ लोगों से बात करूँगा, IB के लोगों से बातचीत करूँगा। प्रोफेसर कहाँ से आ गए इस केस के अंदर? तो सारी कहानी सीक्रेट कहानी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को पता लगाना है, तो हमारी एम्बेसी है रशिया के अंदर, किस लिए बैठा रखी वहाँ पे? नाच गाने के प्रोग्राम करने के लिए नहीं, सब वहाँ पे भांडों का प्रोग्राम कराने के लिए रखी ना। काम किस लिए हो रहा है वहाँ पे? पूछो उससे, फोन करो, फोन किस लिए लगा रखा, पैसा किसका लगा रखा है?
फ़ोन खड़काइए वहाँ पे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको मालूम चलेगा कि थर्ड वर्ल्ड की घटिया मेंटालिटी में और फर्स्ट वर्ल्ड में क्या फ़र्क है। एक कंट्री जिसका नाम है स्वीडन, जो इतना सा कंट्री छोटा था, मैं कहती हरियाणा से भी छोटा होगा, आधा होगा, ठीक है, इतना छोटा सा कंट्री है, और रशिया इतना बड़ा एम्पायर, ठीक है, स्टालिन के टाइम का। तो एक कहानी आती है राउल वॉलनबर्ग नाम के एक स्वीडिश डिप्लोमेट की, जो कहानी बहुत मायनों में सुभाष बोस से मिलती जुलती है। तो राउल वॉलनबर्ग एक अपना सेकंड मिनिस्टर टाइप था, एक अपने बुडापेस्ट में अपनी अपनी एम्बेसी में स्वीडन की। उसने उसके बारे में पहले खबर आई, उसके उसके फैमिली पीछे से काफ़ी मतलब एक बड़े ख़ानदान की थी, मतलब उनका फैमिली जो अच्छी रिच फैमिली मानी जाती है वहाँ पे। तो वॉलनबर्ग जो था उसके बारे में पहले खबर आई कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, पहले ये खबर है उसके बारे में। बाद में खबर आई कि उसको रशियन उठा के ले गए उसको, रेड आर्मी। तो जैसी ये खबर उनके कान में पहुँचती है वहाँ के लोगों के, कि पहले तो खबर आई कि मर गए दुर्घटना में, जैसे हमारी खबर थी कि सुभाष बोस दुर्घटना मर गए, लेकिन बाद में खबर आई कि नहीं मरे नहीं, हमको रशिया वाले उठा के ले गए। तो उन्होंने बिल्कुल एक नेचुरल रिएक्शन हुआ कि उनकी माताजी और उनकी सौतेली बहन वो पहुंच गए उनके प्रधानमंत्री के पास में कि भाई वो तो आपका गवर्नमेंट का आदमी है, आपका आदमी है, पता लगाओ। उनका भी जो रिएक्शन था बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन था। उन्होंने सीधा फ़ोन खड़काया अपने एम्बेसडर को। एम्बेसडर सीधा जाकर गया स्टालिन के पास में, टॉप लेवल पे, और उससे पूछा जी वो आदमी आपके पास में। स्टालिन ने भी कहा अच्छा नाम बताओ, क्या नाम लिखता हूँ करके। तो उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे पहले दिन से ही वॉलनबर्ग की बात करनी शुरू कर दी उनसे, ठीक है, एक के बाद एक करके करते 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 उसके बाद उन्होंने कोई रशियन गवर्नमेंट ने आंसर दिया कि हमने अपनी सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए, हमारे पास उसका कोई नाम नहीं है उस आदमी का, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, तो हमें नहीं पता कौन है वो, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। तो इन्होंने मना कर दिया। ये लोग नहीं मान रहे थे। जैसे खबर हमारे खबरें आती थी कि साहब नेताजी रूस में किसी प्रिजन कैंप में है, रशिया नेताजी को वहाँ देखा गया, नेताजी ताशकंद में थे, ये था, जैसे ये खबर, इनका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसे लोग एविडेंस बोलते थे। फ़र्क ये था कि वहाँ पे जैसे ही वो लोग बोलते थे ना, ये लोग उसकी नोट बना करके रशियन को पकड़ा देते। तो करते 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 10-12 साल के बाद में रशियन गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड डीलर्स हैं उसमें उन्होंने लिख दिया कि वॉलनबर्ग की वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो गए इस कंट्री के साथ में, कि जब भी हम इनसे मिलते हैं ये उसका मुद्दा उछाल देते हैं हमारे साथ में, जो डिस्कशन होती है वो वॉलनबर्ग जिंदाबाद। बताओ भैया। तो 10 साल तक ये बोलने के बाद कि हमें नहीं पता, हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, 10 साल बाद रशियन गवर्नमेंट ने एडमिट कर लिया कि ये आदमी केजीबी के हेडक्वार्टर में इंटरोगेशन के बाद मर गया। तो तुमने उसको इंटरोगेशन करके मार दिया, तुम्हारे पास में था, मॉस्को में था, और तुम कह रहे हो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो अभी वो अब उसमें ठीक है, उसकी वो बहन अभी तक लड़ रही थी, अभी तो पता नहीं जीवित है नहीं, लेकिन कम से कम 10 साल पहले उसकी बहन अभी तक लड़ाई लड़ रही थी उसकी। हम लोग तो ऐसे बातें करते हैं बड़ी कि बड़ा अच्छा संबंध होता है, सौतीली बहन उसकी लड़ती थी, माँ तो मर गई उसकी बेचारे की, लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते कि वो बाद में जिंदा था, आप छुपा रहे हैं चीज़ों को, तो लेकिन एडमिट कर दिया। वो आप कंट्रास्ट करो भारत सरकार के साथ में, कि जब भारत में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि विदेश मंत्रालय का एक पुराना अफसर था और बाद में MP बना पहली उसमें, सत्यनारायण सिन्हा जी। सत्यनारायण सिन्हा नाम के 2-4 आदमी है, तो ये कांग्रेसी का नाम नहीं ले रहा मैं, ये दूसरा आदमी है, क्योंकि सत्यनारायण सिन्हा एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर भी थे, ये वो नहीं है, ये इंडिपेंडेंट आदमी था। तो सिन्हा साहब जो थे ये विदेश मंत्रालय में रह चुके थे, तो उनकी स्टेटमेंट है जो उन्होंने कमीशन के सामने दी थी। उन्होंने कहा कि हम किसी, मतलब ये मैं आपको एटीट्यूड दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन्होंने बोला कि हम किसी पार्टी में थे दिल्ली में और वहाँ पे रशिया का एम्बेसडर खड़ा हुआ था, तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी इससे बात करो ना नेताजी के बारे में। तो पंडित जी बोलते हैं अरे तुम क्या चंडू खाने की बातें करते हो। चंडू खाना होता है जिसमें वो लोग जो अफीम चीज़ जो पीते हैं ना उसको चंडू खाना कहते हैं। उसको कहते हैं क्या तुम क्या चंडू खाने की बातें कर रहे हो। तो इन्होंने मतलब ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड था। तो हमने कोई रशिया से बात नहीं करी, हम उनके लंगोटिया यार, गोबर गैस प्लांट से लेके सारी मिसाइलें आप उनसे लेते हो, सारी चीज़ें उनसे डिस्कशन करते हो, लेकिन आप उनसे सुभाष बोस की बात करने को राजी नहीं हो रहे। तो जब तक आपके पंडित जी थे तो बात नहीं की होगी, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड पे नहीं है। हैं उसकी थ्योरियाँ उल्टी सीधी कि उनकी बहन गई थी पहली एम्बेसडर यहाँ से, थ्योरी है कि वहाँ गई बहन थी, पहली एम्बेसडर है, उनको पता लगा उसके बारे में। उसके बाद में एक थ्योरी ये भी है कि, और वो थ्योरी बिल्कुल, मैं ये थ्योरियाँ बेकार नहीं है, ये है कॉमन सेंस है उसमें, है कुछ, लेकिन वो रिकॉर्ड की बात है कि बीजेपी सरकार रिकॉर्ड निकाल नहीं रही है कि राधा कृष्णन साहब जी एकदम से उनका फटाक से एक आदमी जो एम्बेसडर था हमारा रूस में, जैसे ही रूस से वापस आया उसके तो वारे न्यारे हो गए, एकदम से भारत रत्न मिल गया पहला उसको, टीचर्स डे स्टार्ट हो गया, पहला वाइस प्रेसिडेंट बन गया। तो उस ज़माने किसी ने मुझे बंदे ने बताया, उस ज़माने में एक्टिव था कि ये क्या नाम है, ये कि मौलाना आज़ाद का स्टेटमेंट था कि हम सब क्या मर गए हैं, ये सर पल्ली कहाँ से पैदा हो गया राष्ट्रपति बनने के लिए हमारा उपराष्ट्रपति, आर वी डेड। मौलाना आज़ाद नहीं बन सके एजुकेशन मिनिस्टर से ऊपर, जो सबसे बड़ा लीडर था हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया में, जिसने भारत को चुना। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहला टीचर्स डे उन्हीं के नाम से शुरू हो रहा है, उनके नाम से, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे वो खबर लेकर आया था।
तो ये लोगों ने थ्योरियाँ फ्लोट करी हैं, एलिगेशन लगाए जो खुल्लम लोग लगाते हैं। लेकिन भारत सरकार ने उनसे बातचीत नहीं करी, और आप कह सकते हैं कि ये पहली बार जो हमने बातचीत किया डर डर के, वो वीपी सिंह के टाइम पे की थी। लेकिन रशियंस का आंसर था कि हमको अभी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जो वॉलनबर्ग में बताया ना, हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेट हमें किताब में किया कि जो वॉलनबर्ग में उनका ठहर रहा था कि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें नहीं पता, ये नहीं करके। उसका एक बैकग्राउंड ये है कि मैं दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये रशियन एंगल पे फिर हम आगे चलेंगे हम लोग। वो दो चीज़ें हैं उसमें। पहली चीज़ तो ये है कि 1900 मैं आपको बताया था कि मुखर्जी कमीशन बनने का टाइम था कि 97 में नेताजी का लोग नाम ले रहे थे बहुत, और 50 साल उनके भारत के आज़ाद होने वाले थे, इसलिए नेताजी का नाम बहुत 90 दशक में चल रहा था। उसमें एक कारण और था, नेताजी का नाम क्यों मीडिया में आना शुरू हो गया 90 के दशक में, खासकर 90-92 के बाद में। वो कारण ये था कि पहला तो ये कि जो तब तक तो ये बोला जाता था कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में लोग कहते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते कि नेताजी रशिया के अंदर है, लेकिन वो बोलने वाले साले भारतीय थे। 88-89 से रशिया टूटना शुरू हुआ, ठीक है। और जब वो टूटना शुरू हुआ तो कम्युनिज्म में तो किसी को बोलने की वो इजाज़त नहीं होती। आजकल हमारे कम्युनिस्ट भाई आकर के डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि किसी कंट्री में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की चिड़िया नहीं होती है। इनको अलाउ कैसे कर रखा है एक डेमोक्रेसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जमात जो है ये किसी डेमोक्रेसी में रहने के लायक ही नहीं है। ये जहाँ जहाँ जिनकी इनकी गवर्नमेंट चलती है, चाहे आपका क्यूबा हो, चाहे आपका वो किमोल सॉन्ग बैठा हो कोरिया में, ये अपने ऑपोजिशन पार्टी की मुंडियाँ काट देंगे टक्कर के। और भारत में बैठ करके ये बातें करते हैं डेमोक्रेसी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो रशिया में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच थी नहीं, अंदर की बाहर निकल के आती थी नहीं। लेकिन जैसे ही रशिया टूटना शुरू, और खासकर जब टूट गया, तो एक ऐसा दौर आया था कि वहाँ के लोगों ने खोल करके भड़ास निकलनी शुरू कर दी अपने बारे में कि देश में क्या क्या हमने कारनामे किए हैं पहले। तो उस टाइम पे खबर निकल के आई, जब भारत के कुछ लोग वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये पता लगता है कि ये जो बीमारी कुछ भारत के लोगों में है कि नेताजी रूस में थे, ये बीमारी रूसियों के भी है। रूसियों ने बोलना शुरू कर दिया प्राइवेट में कि हमारे पास थे, हमारे पास है इन्फॉर्मेशन, हमारे पास में रिकॉर्ड है, ये तुम्हारी सरकार को इंटरेस्ट नहीं है इस केस में। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ प्राइवेट, मैं सिर्फ उनकी बात पे नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे पास कोई भी बात बोलने के लिए 4-5 रीज़न होने चाहिए। मैंने एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जिसमें नेताजी के रूस में होने की बात की, मैंने एक फॉर्मर आईबी डायरेक्टर को दिखाई दी। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई कि तुम्हारे फील्ड में, जर्नलिज्म में और रिसर्च में और हमारे लाइन में एक कॉमन बात है कि अगर 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कन्वर्ज कर जाएंगे लाइफ में, तो वो गॉस्पेल, वो मतलब वो सच्चा होता है। तो मैंने वो प्रिंसिपल वो रखा हुआ है, मतलब मैंने दिमाग में कि वो जो उन्होंने बताया था मुझे, तो एकलव्य टाइप मैंने वो चीज़ रखी है दिमाग में कि ये कि तो मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको, उसके हर एक बात के पीछे मल्टीपल सोर्सेज है। तो रशिया में मल्टीपल चीज़ें, तो जैसे कि मैं जब मुखर्जी कमीशन चल रहा था, जॉर्ज साहब से, उन्होंने मेरी किताब रिलीज़ की थी बाद में, जॉर्ज साहब से मैंने बातचीत करी इस बारे में, वो रक्षा मंत्री थे। तो पहले तो उन्होंने उनको झाड़ दिया कि तुझे पता नहीं कितना हथियार मिलता है रशिया से हमारे को, क्यों बात कर रहा है। तो ही रिफ्यूज टू टॉक टू मी ऑन दिस इशू। व्हाई वुड ही टॉक टू मी, ही वाज रक्षा मंत्री। आई जस्ट आस्क्ड हिम, ही सेड कि यू नो हाउ मच ऑफ सपोर्ट वी गेट फ्रॉम दैट कंट्री। तो बाद में फिर उन्होंने, जब वो रक्षा मंत्री नहीं रहे, तब उन्होंने मुझे बोला कि मैंने एक्चुअली अपने रशियन काउंटर पार्ट से बात की थी, रक्षा मंत्री से, और उसने मुझे ये बोला कि ये मुद्दा तेरे मेरे बीच का नहीं है, ये तुम्हारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे राष्ट्रपति से बात करे, ये ऊपर के लेवल का इशू है। वही बात रिसर्चर्स को वहाँ जब गए उन्होंने, तो उन्होंने बोला लोगों ने कि हमारे पास में रिकॉर्ड है, वो यहाँ पे थे, लेकिन ये बात हम तब तक नहीं बताएंगे, इसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं, जब तक तुम्हारी सरकार हमसे हाईएस्ट लेवल पे बात नहीं करेगी। ये छोटा मोटा इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार हाईएस्ट छोड़िए, वो छोटे लेवल पे बात करने को राजी नहीं हो रहे। कोई बड़ा पॉलिटिकल विल थी ही नहीं ना जानने की। पर एक चीज़ और, उसमें एक और मैं बताना चाहता हूँ उसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो मैंने थोड़ी बात की थी। जैसे एक कहानी है, मतलब आप ये सोचिए कि ये कहानी अगर इसमें जो करेक्टर अगर महात्मा गांधी ना हो और कोई और हो, तो इसका मतलब क्या निकलेगा। कहानी ये है कि जब सुभाष बोस की डेथ की खबर आती है, तो उसके थोड़े समय बाद गांधी जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि सुभाष बोस नहीं मरे, वो जिंदा है, वो टाइम पे निकल के आएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े दिन बाद मार्च अप्रैल में जाकर के 46 की शुरुआत में वो एक और स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने अब हबीबुर रहमान से मिल चुका हूँ, अब मैं कन्विंस हो गया उसे कि मर गया गांधी, अब जो मैंने कहा था उसको भूल जाओ। तो अप्रैल 1946 तक गांधी जी ने पब्लिक में स्टैंड ये लिया कि सुभाष बोस की डेथ होगी, पहले जो मैंने कहा था उसका भूल जाइए, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि उस घटना के, मतलब गांधी जी की स्टेटमेंट जो अप्रैल 46 की है, उसके 4-5 महीने बाद जुलाई 20 के आसपास लुई फिशर नाम का एक बहुत बड़ा अमेरिकन जर्नलिस्ट, आपने नाम सुना होगा, पुलित्जर अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट में, बहुत जाना हुआ नाम है जर्नलिज्म की दुनिया में, और वो गांधी जी का बायोग्राफर था। उसी की किताब पे वो फिल्म बनी है एटनबरो की, वो गांधी फिल्म, जो हमने गवर्नमेंट, हमरी प्रोपेगेंडा फिल्म है, हमने पैसा दिया उसके अंदर, वो ऐसे नहीं बनाया, सही बात है। प्रोपेगेंडा, सुभाष बोस का एक सेकंड का सीन नहीं उसके अंदर,
आप गांधी की लाइफ में फिल्म बना रहे हो और आपने उस घटना का जिक्र नहीं किया जो गांधी जी के खास चेले भी बोलते हैं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किए थे। सुभाष बोस को जैसे निकाला गया, गांधी जी के सपोर्टर्स ने भी कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। तो उसका एक सेकंड का रोल नहीं है सुभाष बोस का उसमें। पूरी फिल्म है, वो गवर्नमेंट की फंडेड फिल्म है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडेड फिल्म है, वो प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो कोई ऐसा नहीं कि हॉलीवुड के लोगों ने बना दी हमसे। ठीक है, वो अच्छा आदमी था एटनबरो, वो अलग बात है, वो उसमें मुझे नहीं पढ़ना। तो ये फिशर की किताब बनी है फिल्म। तो लुई फिशर जो था वो भारत को जानता था, भारत का हितैषी था, वो सबको जानता, वो सुभाष बोस को भी जानता था, गांधी को भी गांधी के तो खैर बायोग्राफर थे। तो 20 जुलाई सन 46 को लुई फिशर की गांधी से मीटिंग होती है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो चले जाते हैं, उसके बाद कहानी खत्म, किसी को पता नहीं, वो गए, यहाँ गए, ख़त्म हो गया, समय बीतता गया। गांधी जी को हत्या हो जाती है, फिशर साहब अमेरिका में अपने सेटल हो जाते, मतलब वहीं के हैं, वहीं के। वो करते करते उनकी बेटी हो जाती है। उनके मरने के बाद उनके फिशर साहब के जो पेपर थे उनके परिवार ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में डाल दिए ना, पब्लिक में डाल दिया उन्होंने। पब्लिक नहीं, मतलब पब्लिक उसमें यूनिवर्सिटी के लेवल में डाल दिया। तो वहाँ से जो हमने खोल के देखा वो रिकॉर्ड पर आ गया। वहाँ से जो खोल के निकाला तो वहाँ से पहले तो हमारे वहाँ पे, मतलब मैं तो पूरा स्टडी नहीं किया, मैं प्रिंसटन गया था लेकिन मैं घूम करके आ गया, मैं अंदर नहीं गया, लेकिन और लोगों ने रिकॉर्ड निकाल दी, हमने भी निकाल ली, उनसे चिट्ठी पत्र होता रहता है, मुखर्जी कमीशन के सामने भी रिकॉर्ड आ गया, ये सारा कुछ। तो ये जो रिकॉर्ड, ये जो अभी 2 रिकॉर्ड हाथ लगे हैं, तो ये था कि पहला कि उनके जाने के 2 दिन बाद 22 जुलाई को, मतलब 20 को मीटिंग होती है, 22 जुलाई को गांधी जी के बिहाफ पे उनकी जो सेक्रेटरी हैं खुर्शीदबेन नौरोजी, जो नौरोजी नगर दिल्ली का, दादाभाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बहुत जाने माने, बहुत बड़े स्टालवर्ट थे हमारे देश के, उनकी पोती। और वो खुद अपने आप में बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी। अभी उनके ऊपर किताब आई है कुछ 10 साल पहले, BBC में खबर आई उसके बारे में। और खुर्शीदबेन नौरोजी और गांधी जी की सेक्रेटरी थी, और गांधी जी बहुत ज़बरदस्त काम जब करने होते थे, जिसमें सिक्योरिटी हो, कुछ हो, खुर्शीदबेन को आगे करते थे। खुर्शीदबेन को समझ, वो उसमें टैक्ट था। गांधी जी की सेक्रेटरी तो और भी थी ना, वो आश्रम में तो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट भी होते थे बैठ करके वहाँ पे, ये वो वाली नहीं थी, ये प्रॉपर सेक्रेटरी। और शी हैज़ डन, मेरे पास वो भी रिकॉर्ड पड़े इंटेलिजेंस ब्यूरो के, कि खुर्शीदबेन नौरोजी, गांधी जी सारे बातें खुद नहीं बोलते थे ना। अगर मैं एक बहुत बड़ी स्टेज पे पहुँच जाऊँ, अब जैसे आजकल हो रहा है कि राहुल गांधी ने गवर्नमेंट में अटैक किया, मोदी जी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्री बोलेगा, कोई बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा, बुलवाने के और तरीके होते हैं, हर एक आदमी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो गांधी जी कई अच्छे काम देश के लिए जो लड़ाई में फ्रीडम स्ट्रगल में हुए हैं, वो खुर्शीदबेन गांधी जी के उनके वर्ड कन्वे करती थी, ये रिकॉर्डेड है सारी चीज़ें। खुर्शीदबेन नौरोजी का चिट्ठी वहाँ से मिलती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, जो उसने लुई फिशर को लेके है 22 तारीख को। तो उसमें वो लेटर में वो लिख रही है, एक्सप्लेन कर रही है गांधी जी का स्टैंड कई चीज़ों पे, उनसे मिलने के बाद एक्सप्लेन कर रही है। तो करते 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 एक बड़ी अच्छी बात वो आ जाते हैं, वो ये कि गांधी जी को मालूम है कि भारतीय फ़ौज का जो रवैया है वो नहीं है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे था। अब थोड़ा सा ज़रा पूरा रेवोल्यूशन टाइप हो गए हैं ये लोग। और वहाँ पे उसने वो लाइन लिख दी कि अगर सुभाष चंद्र बोस रूस की मदद से भारत से वापस आ जाते हैं तो गांधी जी इस देश को समझा नहीं पाएंगे। तो सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद आप लुई फिशर को इन्फॉर्म कर रहे हो कि सुभाष बोस अगर रूस से वापस आ जाता है तो गांधी जी देश को समझा नहीं पाएंगे कुछ। ठीक है, इसी तरह की बातें मिलती जुलती अंग्रेज़ों ने भी की अपनी इंटेलिजेंस की फाइल्स में कि अगर ये वापस आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मुझे एक बात याद आ रही है मुझे, कि किसी बहुत बड़े लीडर ने बोली थी, कम्युनिस्ट पार्टी का था लेकिन नेशनलिस्ट था, उसने पार्लियामेंट में बोली है, मैं पार्लियामेंट का रिकॉर्ड कोट कर रहा हूँ। उसने ये बात बोली कि पंडित नेहरू की पहली मीटिंग लॉर्ड माउंटबेटन से, माउंटबेटन जो हमारे देश का पहला फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना है, जो गांधी जी ने बनवाया था। नहीं, गांधी ने बोला, पूरी जिंदगी वो स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन पहला गवर्नर जनरल आपका अंग्रेज बनेगा। संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। स्वदेशी जब भूल गया उस टाइम पे, स्वदेशी में हम लोग रोटी कपड़ा तो स्वदेशी पहने, लेकिन हमारा गवर्नर जनरल वाला अंग्रेज बनेगा हमारा। तो ये माउंटबेटन की पहली मीटिंग होती है पंडित जी के साथ में सिंगापुर में 46 के स्टार्ट में। तो वो जो ये बंधु ने बोला, मैं उसकी बात कोट कर रहा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन और भी है लेकिन मैं उसकी बात कोट कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में उसने बोली है, मंत्री उसने। वो ये कह रहा है कि इसने माउंटबेटन ने सुभाष पंडित जी को 2 सवाल पूछे। उसने बोला, देख ऐसा है कि तू जितना सुभाष बोस का इतना नाम तो ले रहा है आजकल, अगर वो वापस आ गया भारत में तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नंबर 1। सवाल दूसरा ये कि अगर भारत का बंटवारा नहीं हुआ तो कौन से स्टेट से PM आएगा भारत का, बंगाल से या UP से? उसने कहा जी उस दिन के बाद से पंडित जी सुभाष बोस से पूरा उल्टे पड़ गए, उनका स्टैंड चेंज, क्योंकि पंडित जी का स्टैंड बहुत अजीब, पहले बहुत अलग था उससे पहले। ठीक है, 45 के आखिर और 46 की शुरुआत में पंडित जी ने ज़बरदस्त कमेंट दिए सुभाष के फेवर में, लेकिन 46 के बीच में आके पूरा पलटा मार लिया उन्होंने। ठीक है, कई बार नाउ आई एम कमिंग बैक टू द लुई फिशर पेपर्स, कि खुर्शीदबेन नौरोजी गांधी जी के बिहाफ पे उसको एक्सप्लेन कर रही है कि अगर ये वापस, अगर गांधी जी का मानना है कि तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खासकर आर्मी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देन फिशर ने क्या किया, फिशर मॉस्को जाता है इंक्वायरी करने के लिए,
उसका वहाँ एक रिकॉर्ड मिलता है। वो वहाँ जाकर के इंक्वायरी करता है और वहाँ जाके एक कम से कम इटालियन एम्बेसडर जो बैठा हुआ वहाँ पे मॉस्को में, उसको इनपुट देता है कि सुभाष बोस की डेथ नहीं हुई है। मतलब फिशर वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट सुभाष बोस आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि आफ्टर गांधी जी ने उसको कन्वे किया कि वो रूस में है, तो वो पता करने गया। अब क्योंकि मैंने सारे तो फिशर के पेपर देखे नहीं हैं, तो जितने हमने देखे हमें ये 2 हाथ लगे, और भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं रिपोर्टें इंटेलिजेंस की, फलाना ढमकाना की, वो रूस में होने की बात हो रही है करके। मेरे कहने का मतलब है कि ये सब बातें हैं सबके सामने। और ये भी एक है ना कि जो एक नैरेटिव बनाया गया बिना खटक बिना ढाल, भारत को आज़ादी मिले, आईने के योगदान को आपको लगता है कम किया गया है? वो नहीं कम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो ये तो मतलब इस पे पूरा वो होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि लोग मुझसे भिड़ते हैं मुझसे। देखिए ऐसा होता है ना कि वो एक लंबी चौड़ी कहानी है। होता क्या है कि लोग ये कहते हैं कि जैसे आजकल मैंने एक ट्रेंड सेट किया कि एक बहुत मशहूर कहानी है जिसको लोग दुनिया बताती है हर जगह, ठीक है, क्योंकि लंबी चौड़ी कहानी देने की जरूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट बात को। तो आजकल बाइट एक बात है जिसको बहुत लोगों ने पब्लिकली बोला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत को आज़ादी किस तरह जब दी गई तो प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का? क्लेमेंट एटली साहब थे, ठीक है ना। तो उससे बढ़िया तो किसी को पता नहीं होगा कि कौन है। मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले मैंने एक लेटर कोट किया था जो विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे सन 45 तक, ठीक है, और ये एटली उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, बिकॉज उस टाइम पे एक वॉर टाइम गवर्नमेंट बनी थी जो दोनों पार्टी के लोग इकट्ठे आ गए थे। तो एटली साहब सिर्फ बाद में नहीं बने, वो लड़ाई के टाइम पे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका मालूम था कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। तो 1900 जब भारत आज़ाद हुआ है, ट्रांसफ़र पावर हुआ था, उसमें एटली ने चिट्ठी लिखी जो मैंने ट्विटर पे डाली कहीं पे, और उस पर उसने लिखा कि तुम इसको इंडिपेंडेंस क्यों बता रहे हो, ये तो राजा के नाम पे लोग शपथ लेने वाले, तो इंडिपेंडेंस कहाँ से, तो डोमिनियन है ये तो मैंने उसको डाला, तो किसी ने मेरे को फैक्ट चेक किया उस पर। पता है फैक्ट कैसे किया उन्होंने फैक्ट चेक? वो किसी JNU के प्रोफेसर को जाके बोल रहे हो, प्रोफेसर कह रहा है कि ये गलत है। मतलब JNU का प्रोफेसर वो बैठ करके उसको बता रहा है कि इंग्लैंड का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को लिख रहा है वो गलत है और मैं ठीक हूँ। अरे तेरे जैसे 50, तू अभी यहाँ जा ब्रिटिश हाई कमीशन में, वो जो लाइन लगती है ना वीज़ा लेने की, वहाँ पे सिर झुका के तेरे से 50 प्रोफेसर मिल जाएंगे। तुम्हारे जैसे 1000 प्रोफेसर वहाँ पे घूम रहेंगे सड़कों पे वहाँ पे कि बाबू हमको छोटी मोटी नौकरी दे दो। तुम हो कौन? हु आर यू? JNU का प्रोफेसर फैक्ट चेक करेगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ये अपना क्लेमेंट एटली भारत आता है, कई बार आए, 56 में आए। 56 में आकर के पहले वो लखनऊ जाते हैं, वहाँ सुभाष बोस की बात होती है, IB के बंदे रिपोर्ट करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। वो जाता है अपने कलकत्ता में लकीली वहाँ पे गवर्नर जो है नहीं हुआ था, नहीं तो पहले करे कांग्रेस के लोग बैठे थे वहाँ पे। तो गवर्नर साहब थे वहाँ पे, वो जो एक्टिंग गवर्नर थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। ना यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मैं बार बार मैं कलकत्ता का नाम ले रहा हूँ, कृपया करके खासकर जो यंग बच्चे सुन रहे हैं पूरे पॉडकास्ट को, आज के कलकत्ता को उस टाइम में कलकत्ता से मत मिलाना। आज का कलकत्ता और 50-56 का कलकत्ता बहुत अलग था। कलकत्ता पूरे ब्रिटिश एम्पायर का लंदन के बाद सबसे बड़ा शहर था। जरा फोटो देखो जाके कलकत्ता की 1950-55 तक की, कि कलकत्ता क्या था। अगर देखा जाए अगर आप पूरा सफाई कर दो, हाँ, तो बंगाल भद्र पुरुष इसीलिए आया था, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। मैं गया तो मैं कई लेडीज से मिला हूँ कि जो 90 साल से ऊपर की लेडीज हैं, अंग्रेजी बोलती हैं खुल्लम खुल्ला फराटे से, क्योंकि लोग पढ़े लिखे, बहुत कल्चर अडॉप्ट किया, बहुत वहाँ जल्दी एनलाइटमेंट वहाँ पे जल्दी वो कनेक्शन में आ गए थे, तो वहाँ पे वो बहुत। तो कलकत्ता हाई कोर्ट आज का कलकत्ता हाई कोर्ट नहीं था, वो कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का आप कह सकते हैं पहला प्रॉपर कोर्ट था। हमें तो मुगलों के हमारे वो दरबार होते थे, ये तो अंग्रेजों ने बनाया ना कोर्ट कचहरी। आजकल तो ये बड़ी आदत ट्रेंड चल गया कि आप डींगे यहाँ पर बड़ी बड़ी की डेमोक्रेसी, तो हमारी अंग्रेज का मॉडल हमने कॉपी कट एंड पेस्ट किया, वही वेस्टमिंस्टर मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं। तो वो तो पहला कोर्ट तो कलकत्ता हाई कोर्ट था, और ये आलम था कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस थे वो अंग्रेज होते थे। ये फनी भूषण चक्रवर्ती पहला आदमी है जो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना 1952 में। तो 1952 तक कलकत्ता के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेज कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत करना, एंग्लो इंडियन नहीं, एंग्लो इंडियन हमारे अपने प्रॉपर ब्रिटिश, अंग्रेज थे, ठीक है। तो फनी भूषण चक्रवर्ती बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी, उसको बेचारा कोई उसका दुनिया में अनमैरिड आदमी, कोई उसका किसी में कोई पार्टी में नहीं, जा जाए बेचारा, वो एक्टिंग गवर्नर था। उसने उसको होस्ट किया एटली साहब को। उसने करते करते सवाल पूछ लिया कि भाई आपका तो भारत छोड़ो, तो सबको पता है कि वो तो सफाया हो गया था 2 दिन के अंदर, वो तो झूठी कहानी है कि भारत छोड़ो से भाग गए अंग्रेज यहाँ पे। कहता आप गए क्यों यहाँ से? उसने कहा जी वो ये सुभाष बोस की वजह से आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी,
इस वजह से हम लोग गए यहाँ पे, वो नेवल मीटिंग हो भी गई थी उस बात को लेकर के। देन ही आस्क हिम दिस क्वेश्चन कि देन तो जो गांधी जी के जो पूरे वो शांति वाले जो पूरे वो चले थे, आपके अहिंसा वाला जो चले थे, उसका क्या फर्क पड़ा होगा? तो मिनिमल इफेक्ट हुआ हमारे उसके ऊपर। इसके कई ऑथेंटिक मैंने देखे उसमें नहीं, उसमें ही होता नहीं, उसमें वो बहुत कुछ है। होता क्या है कि लोग मेरे से, क्योंकि देखिए ट्विटर में तो उस पर टाइम नहीं होता ना, मुझे बताना है कि लोगों का दिमाग चढ़ जाएगा। मैं तो 6 घंटे बैठ के बोलने को तैयार हूँ, लेकिन दूसरे आदमी का दिमाग होना चाहिए, और मैं अपने आर्गूमेंट को किसी अरे गहरे बंदे वेस्ट करूंगा नहीं। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कोई बड़ा आदमी बोलेगा तो निकालूंगा, बेटा मेरे पास बहुत माल पड़ा हुआ है, ऐसे सोच समझ के बोल रहा हूँ। लेकिन कई लोग जैसे जुमला देते हैं कि भाई आपके पास में क्या कौन सी रिकॉर्डिंग है कि एटली ने कहा था उसको, इसका क्या कौन सी रिकॉर्डिंग करी है? तो उसको मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जब महात्मा गांधी को जो रेलगाड़ी से निकाला था साउथ अफ्रीका से, तो तुमने क्या उसके वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई है आईफोन से? डू यू नो देयर इज नो प्रूफ फॉर दैट ऑल्सो। मैंने कहा भूल कभी ये रास्ता मत पकड़ना। अगर आपने इटली और फनी भूषण चक्रवर्ती की बात को डिस्प्यूट किया, तो मैं तुम्हारी एक एक नेहरू कलेक्टेड वर्क्स और गांधी की एक एक जीवन की हर एक घटना पे एविडेंस मांगूंगा कोर्ट कचहरी पे जाकर के। डोंट डू दैट। बहुत एविडेंस है, इट इज देयर कंप्लीटली, और बहुत अच्छा एविडेंस है हमारे पास में उसको लेकर। अभी मैं आपको नहीं बता रहा, बट टेक इट, द स्टोरी इज ट्रू। तो भारत आज़ाद जो हुआ है वो इसलिए हुआ था कि आपकी अंग्रेज जो ना केवल देश, पूरे दुनिया में जो ब्रिटिश एम्पायर था, कभी हांगकांग जाइए, हांगकांग में जाके पूछिए वहाँ के लोगों से कि भारतीयों ने क्या आपकी गत बनाई थी मार मार के आप लोगों को। जो अंग्रेजों के नाम पर जो डंडा चलाते थे, चाहे जलियांवाला बाग हो, चाहे आपका काला पानी हो, हम तो बेकार में अंग्रेजों को बदनाम कर रहे हैं, अंग्रेजों ने नहीं किए काम ये। अंग्रेज गिनती के पता नहीं 5, 7, 8, 10 हज़ार थे यहाँ पे। इंग्लैंड का, लंदन का हालत ये है कि वहाँ टेम्परेचर अगर 30 डिग्री हो जाए तो बेचारे अंग्रेज मर जाते हैं बेचारे, वो उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता इतनी गर्मी। 30 डिग्री में वहाँ बुड्ढे मर जाते हैं, खबरें आती हैं कि आज टेम्परेचर 33 डिग्री हो गया और 4 बुड्ढे साफ हो गए। तो वो जिस देश में जो आदमी बेचारा 30 डिग्री में मर जाए, हमारे यहाँ पे दिल्ली में टेम्परेचर 48 डिग्री एक्सट्रीम में होता है, वो आपको लगता है कि यहाँ होगा, वो बेचारे शिमला में बैठे थे, वो ये हिल स्टेशन में जाकर बैठे थे, वो सिर्फ अंग्रेज हुक्म देते थे कि ये बंदे को मार के लाओ, ये वसूली करो, ये करो। ये जितने सलूट मार के मारने पीटने वाले वो सारे के सारे वही लोग हैं जिनके बाप दादा ऊंची ऊंची पोजीशन में बैठे हैं आजकल, जो बड़ी बड़ी जगह बैठे, बड़ी बड़ी कोठियाँ लेके बैठे हैं, ये उन्हीं के खानदान के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को सलूट मारे। सबको पता है कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले कौन के बच्चे कौन है, ठीक है, गूगल कर लीजिए। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये अंग्रेजों ने पूरा जो अपना ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में चलाया था कि चाइना में फ्रीडम स्ट्रगल दबानी हो तो हमारे जिंदाबाद, हमारे ये पहुंच जाए, हमारे अंग्रेजों के वफादार सब जलियांवाला गोली मारी, जलियांवाला बाग में गोली मारने पहुंच गए। अब ये उल्टी सीधी डींगे हाँक रहे हैं कि हम तो इंडियन सोल्जर तुम कहाँ से हो, तुम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, कौन सा इंडिया तो था ही नहीं उस टाइम पे उस तरह उस सेंस में। तो ये इस तरह के ये लोग, तो वो जो ब्रिटिश आर्मी थी खासकर इंटेलिजेंस पुलिस, उस आर्मी में देशभक्ति की भावना जाग उठी, तो उनमें चेंज आया। तो मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है देश को आज़ाद करने का, कि इनका स्टैंड कंट्री की तरफ बदलना शुरू हो गया। मेरे खुद का ग्रैंडफादर का, मेरा ग्रैंडफादर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, ही फॉट अगेंस्ट सुभाष बोस, ही वाज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी and he fought against सुभाष चंद्र बोस। कोहिमा, माय ग्रैंडफादर वाज देयर। मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, तो उनका भी माइंड चेंज हो गया। बाद में वो भी नेताजी को ढूंढने के लिए मुझे बता के गए थे कहीं और। अच्छा। हाँ, मतलब कोई लोगों में सबको जनरल इंटरेस्ट है उस टाइम पे। मैंने कहने का मतलब है कि लोगों में नेताजी को आज़ाद होने के कारण ये था कि आर्मी हमारी इनके खिलाफ होनी शुरू होगी, क्योंकि सुभाष बोस की वजह से भारतीय जो फौज थी, जो पूरी अंग्रेजों के साथ, उसमें इंडियनाइजेशन होना शुरू हो गया, रिवोल्ट करने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जय हिंद तो सुभाष बोस का नारा है, आजकल हमारा नारा कैसे हो गया, ये तो अंग्रेजों के साथ में थे, लेकिन ये बेचारे रोक नहीं सके। इतना पॉपुलर हुआ कि एक फौजी ने किया, आपने उसको अरेस्ट कर लिया, दूसरे ने क्या, करते 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 इनको मजबूरी में वही जने गने मन सुभाष बोस का अपनाना पड़ा, जो जर्मनी में उन्होंने अडॉप्ट किया था। हाँ, वही जय हिंद अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि इनके पास में स्लोगन नहीं थे ना। अगर सुभाष बोस जय हिंद नहीं बनाते, मेरे ख्याल से हमारे राष्ट्र का नारा होता कि गांधी जी की जय हो, या माउंटबेटन की जय हो, ये भी नारे लगते थे बहुत ज़बरदस्त उस जमाने में। गांधी जी की जय हो, ये लग, क्योंकि हमारे पास में कोई थिंकिंग नहीं थी नेशनल एंथम क्या बनाना है, ये सुभाष बोस ने सारा बनाया जर्मनी में जाकर के, और ये करते करते इतना फेमस हुआ। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गुमनामी बाबा की जो एक थ्योरी और जो है, इसको हम थोड़ा संक्षेप में ही बात करेंगे। गुमनामी बाबा की थ्योरी भी आती है। मेरा इसके साथ ही सवाल ये, गुमनामी बाबा क्या वाकई में सुभाष चंद्र बोस थे? आपकी रिसर्च क्या कहती है? और दूसरा, अगर सुभाष चंद्र बोस सच में जीवित थे तो वो खुद क्यों नहीं सामने आए? तो ये अब अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आप ट्रैक वापस लेके जाता हूँ साल 2005, क्योंकि वो समझाना आसान रहेगा मेरे लिए, कि जब मुखर्जी कमीशन का काम खत्म हो गया, एक सूचना का अधिकार यहाँ पे आता है, मैंने ये स्टैंड, तो हम लोगों ने कुछ ग्रुप बनाया मिशन नेताजी करके। मैं, मेरे कुछ दोस्त जो दोस्त बन गए, हमारे कोई लंगोटिया दोस्त नहीं थे, लेकिन बन गए। करते 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 तो एक व्यू निकला कि हमें सूचना का अधिकार यूज़ करके इन्फॉर्मेशन निकालना भी होता क्या था कि हम जब मेरे को एक मुद्दा पब्लिक में लेके जाना है,
तो मैं किसके पास जाऊंगा? नेता के पास जाऊंगा। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट कुछ करे, या तो मैं नेताओं के पास में जाऊंगा या मैं मीडिया के पास जाऊंगा। मैं क्योंकि मीडिया का था, मैं मीडिया के पास जाऊंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मीडिया में किसी के उसमें फालतू का टाइम था नहीं करने का। वो तो करंट टॉपिक करते हैं, हर दिन की नई ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो करंट टॉपिक में इंटरेस्ट है। पुराने में अगर मान लीजिए किसी को पकड़ भी लिया आपने, किसी न्यूज़ एडिटर को, तो कहते ठीक है संडे को अखबार में डाल दो छोटी खबर, और लेकिन वो कभी क्लियर नहीं बताएंगे, काट काट के देंगे, अच्छा तुम ये कह रहे हो वही कह रहे हैं। तो इट वॉज नॉट वर्किंग। तो हमें एक आइडिया आया कि हम सूचना का अधिकार यूज़ करते हैं, और सूचना के अधिकार को यूज़ करके हम लोग डीक्लासिफिकेशन का मुद्दा बनाते हैं, और ये मीडिया वाले बंधु इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और जहाँ ये मीडिया में खबर आएगी ऑटोमेटिकली जनता पब्लिक ढूंढनी शुरू हो जाएगी। तो हमने सरकार से एक एक करके सवाल पूछना शुरू करे नेताजी की डेथ को लेकर कि हमें ये रिकॉर्ड दो, हमें ये रिकॉर्ड दो। और सरकार ने हमारा पूरी मदद करी, कांग्रेस सरकार ने। इन्होंने हमको आंसर दी कि नेशनल सिक्योरिटी हम नहीं देंगे आपको। और आपको पता है, आप मीडिया में रह चुके हो कि नेगेटिव खबर ज़्यादा चलती है, और वो खबर आनी शुरू होगी फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, यहाँ वहाँ हर जगह पे। और करते करते धीरे धीरे ये माहौल गर्म होना शुरू हो गया। हमने जो लड़ाई लड़ी उस ज़माने में 2006 में एक बहुत ज़बरदस्त घटना घटी सूचना अधिकार को लेकर के, कि भारत सरकार से हमने कुछ रिकॉर्ड मांगे, इन्होंने हमको देने से मना कर दिया। उसको लेकर के सूचना का जो आयोग था उस ज़माने में, आज़ाद हबीबुल्ला जी उसके चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे, और बाकी और कमिश्नर थे उसमें बहुत साथ में। उन्होंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियरिंग करी, क्योंकि वो भी घबरा गए गवर्नमेंट के स्टैंड को देकर के। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियरिंग में होता है कि सारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और चारों के चारों पाँचों कमिश्नर इकट्ठे बैठ गए, और इससे बड़ा हॉल, उसमें यहाँ कमिश्नर बैठे, पूरी एक क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। और वहाँ से गृह मंत्रालय के लोग आए, उसमें से मैं आई थिंक गोयल साहब आए थे, जब बाद में होम सेक्रेटरी बने, और एक दो लोग आईबी की, क्योंकि आंखों में पता चलता था कि आईबी के आदमी है, और ऐसे घूर के देख रहे जैसे कि मैंने उनकी भैंस खोल ली हो। ये लोग वहाँ पर आए, हमारी वहाँ पे उनकी लड़ाई हुई ओपनली, और ये रिकॉर्ड पर है, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने दो बातें बोल दी जिससे वो फंस गए। एक तो दे वर नॉट एबल टू गिव आंसर। देखिए ऐसा था ना कि मैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं आप मुझसे मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में आ रहे हो, तब मेरा है ना, वो कौन सी फिल्म है अमिताभ बच्चन की, तो ये तुम्हारी वर्दी बोल रही है। आरटीआई आने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के मामले में नेताजी के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो दुनिया से छुपाए गए थे, जो दुनिया के सामने लाए गए, साथ ही साथ गुमनामी बाबा का क्या था रहस्य, और सुभाष चंद्र बोस जी अगर जिंदा थे तो वो खुद दुनिया के सामने क्यों नहीं आए, इन सब पर भी चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट के अगले भाग में। आरटीआई आने से क्या बदलाव आए उसमें? पहली बार हमको ऐसी एक चीज़ मिल गई कि याहू चैट रूम में बैठ के मैं भारत में हूँ, कोई विदेश में, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो इंसान तो गलतियों का पुतला होता है कहते हैं, तो किसी का भगवान भला करे होम मिनिस्ट्री वालों का कि गलती से इनसे कुछ ऐसी फाइलें निकल गई जिनकी फ़ोटो कापी जिनको नहीं निकालनी चाहिए। इस टाइम तक हमने काम और अब हमने अच्छा कर लिया था कि हमने नेताजी के परिवार के लोगों से मिल करके एक मुहिम चला दी थी कि फाइलें डीक्लासिफाई होनी चाहिए। कि शिशिर कुमार बोस वो गाड़ी चला के सुभाष बोस को लेकर गए थे जैसे कि नेताजी की लाइफ में उसके अलावा कोई बड़ी घटना घटी वैसे उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जासूसी कांड जो है पूरी मीडिया में छा गया, और वहाँ पे दो तीन बातें हुई इसके साथ। पहली बात तो ये कि जासूसी सिर्फ नेताजी के परिवार की नहीं हो रही थी, जासूसी पूरे देश में हो रही थी, और वो हर एक ऐसे व्यक्ति की होती जिसका सुभाष बोस से कोई भी लिंक हो। परिवार के एक व्यक्ति ने बताया कि 84 तक उनके पिताजी के फ़ोन टैप हुए नेताजी के छोटे भाई। मनमोहन सरकार ने हमारे प्रेशर मानने की वजह से वो जो कुछ हज़ार पन्ने निकाले, जो ऑलमोस्ट 1000 प्लस फाइल्स हैं। मोदी जी ने रिलीज़ करी हैं 302 फाइलें, और उसके अलावा आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 65 फाइल रिलीज़ करी। भारत सरकार को ताइवान से एलर्जी है, ये नेताजी की डेथ की इंक्वायरी ताइवान में नहीं होने देना चाहते, इसलिए शाहनवाज कमेटी को वहाँ जाने नहीं दिया। वी वर इन टच विद हिम अंटिल 1985 कि हम उनसे सन 85 तक उनके कॉन्टैक्ट में थे। ये मुद्दा लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाएगा। द डिस्कशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड सुभाष बोस। Indira Gandhi became Prime Minister in 66, and you are saying कि you have a minute of discussion of Prime Minister Indira Gandhi with Subhash Chandra Bose, which can only happen after 66. तो 67 के बाद से भारत सरकार रनकोजी टेम्पल के पुजारी को पैसा खिलाती है, ठीक है, और ये टॉप सीक्रेट है। सरकार अस्थि क्यों लेके क्यों नहीं आ रही? ये बताइए, गुमनामी बाबा के तौर पे जैसे वो थे, आपने भी ये रिसर्च की और आपके शोध में भी ये सामने आया कि हाँ वही थे। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अपनी रिपोर्ट में एडमिट कर रहा है कि देयर इज क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस कि आदमी सुभाष चंद्र बोस। एक रैंडम बाबा यूपी में बैठ करके आपको ये बताए कि रशिया वाले कैसे टॉर्चर करते हैं आदमी को और चाइनीज़ कैसे टॉर्चर करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल आदमी नहीं है। सारे के सारे लोग जिन्हें सुभाष बोस मिलते थे उनको या तो गोली मार दी गई, या उनको फांसी चढ़ा दिया गया, या उन्हें सुसाइड कर दिया।